हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर बढ़िया है। हम तो तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा लेक्चर, जो कि है सारणिक पर, डिटर्मिनेंट्स पर। थोड़ी चीज मैट्रिक्स की मिली हुई है इसमें एंड में, है ना। वो भी जो मैंने इनवर्स वाला पार्ट पिछले लेक्चर में बोला था, उसको भी यहाँ पे निपटाएंगे। ठीक है क्या? शुरू कर सकते हैं क्या? यस सर, प्लीज शुरू कर दीजिए। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करते हैं बेटा। सारणिक जो है डिटर्मिनेंट, वो कैसे परिभाषित होता है उसको देख लीजिए। ये एक नंबर है, क्या है? संख्या है ना। अभी हमने मैट्रिक्स जो पढ़ा था, मैट्रिक्स मैट्रिक्स संख्या नहीं थी, है ना? ये संख्या है। सारणिक जो है वो संख्या है। एक नंबर एसोसिएट कर दिया है इसके साथ। अब बोला है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक व्यंजक या एक संख्या से जोड़ा जा सकता। किससे जोड़ा जा सकता है? एक व्यंजक या एक संख्या से जोड़ा जा सकता है। उस संख्या को सारणिक कहते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लिखी मैंने ऐसे करके ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होगा। ऐसे करके इसको दो बड़े बड़े ऐसे करके स्लैशेस में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये इसका सारणिक आ जाता है। ये ऐसा लिखा जाता है ए बी सी और डी। अब ये एक संख्या हो चुकी है, अब ये मैट्रिक्स नहीं रही, अब ये संख्या हो चुकी है। ठीक, तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक संख्या डेट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक ए से जोड़ा जा सकता है। ये इसका मतलब होता है। ठीक, पहली सबसे आसान चीज ऐसा है। अब मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि एक्चुअली इनका उपयोग कहां होता है। इनका उपयोग होता है सॉल्यूशन निकालने में। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, जैसे कभी आप कोई सर्किट सॉल्व करो या कुछ भी ऐसी चीज जो सॉल्व करोगे जहां पे 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल की चीजें आएंगी, उसको हल करने के लिए इसको बताया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट की दो बातें जान लेते हैं पहले, है ना। माइनर और कोफैक्टर। माइनर का मतलब क्या होता है और कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, देखते हैं। मान लो ये एक ए है ना। इसको लिखा A11, A12, है ना, और A21 और A22। तो माइनर M11 लिखा। M11 मतलब माइनर इसका, उपसारणिक इसका। उपसारणिक माइनर M11 क्या होता है? मैं आपको परिभाषा लिखने की बजाय अगर मैं समझा दूं तो वो ज्यादा ही बेटर है। सुनिए क्या करना है। जिस किसी का भी आपको माइनर निकालना है, जिस भी अवयव का माइनर निकालना होता है, उस अवयव को, उसके रो और कॉलम, इसके रो और कॉलम, जिस रो में वो है और जिस कॉलम में वो है, उसको हटा दो और बाकी का डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो लिख दो। वो उसका माइनर। तो किसी एक 1x1 का डिटर्मिनेंट जो होता है वो वही उत्तर देता है। उत्तर वही आएगा। जैसे मान लो डेटे लिखा है, डेटे का आंसर ए ही आएगा। ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है ना। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A22 बराबर A22। मतलब आप कभी मॉड ना समझ लेना, ये डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट लगा है किसी संख्या पर, किसी संख्या जो ये लिखी हुई है A22, इस पर लिखा है, तो A22 ही आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। तो ये A22 आएगा, तो इसका मतलब इसका माइनर हो गया A22। अच्छा, अगर मैं M12 निकालूं तो, M12 निकालूंगा तो ये बंद करूंगा और ये बंद करूंगा, ये बच जाएगा, तो A21 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर A21। अगर मैं M22 निकालूं तो, M22 निकालूं, इसको बंद करूं, इसको बंद करूं, तो ये A11 आ जाए, उसका डिटर्मिनेंट हो जाए। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। बिल्कुल सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही है ना? अबे हो रही है ना सर? हो रही है सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक और बात कहूं, बताइए सर, कहिए आप कितनी बातें बताएंगे, बताइए। मैंने मैट्रिक्स को बड़ा कर दिया, A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे सर एक चीज हुई। इससे ये हुई, अब यदि मैं M21 निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा? सोच समझ के जवाब देना एकदम आराम से। सर मैं जवाब देता हूं। मैंने कहा बताओ भाई क्या है। इसको गायब कर दो, जिस रो में वो है उसको गायब कर दो, और जिस कॉलम में वो है उसको गायब कर दो। ये बचेगा, ये बचेगा, यानी कि A22, A23, A32 और A33। ये इसका डिटर्मिनेंट जो आंसर देगा। अभी मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं सिखाया है, याद रखे।
अभी मैंने किसी भी सारणिक को हल करना नहीं सिखाया है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि माइनर क्या होता है। तो माइनर ये चीज होती है, आपको समझ में आ रही है? जिस भी रो में वो है और जिस कॉलम में वो है उसको हटा दीजिए, हटाने के बाद जो चीज आती है, जो डिटर्मिनेंट बनता है, वो उसका माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनर। ठीक, उप सारणिक कहलाता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, कोफैक्टर में चलते हैं। कोफैक्टर, अब वापिस वही चीज, ए मैट्रिक्स बना दी, A11, A12, A21, A23, सॉरी A22। किसी भी कोफैक्टर लिखना है उसको मान लो C11 लिखना है। C11 होता है, या आप ऐसा लिखें Cij जो होता है, यहां से हम एक चीज यहां पे लिख ही लेते हैं कि आप Mij को परिभाषित कर सकते हैं, वो होता है डेट ऑफ, ठीक है। Aij का अगर मैं माइनर लिखूं तो उसको Mij लिखूं, ठीक है। ये इसका माइनर है। क्या है? माइनर, यानी कि ये इसका उपसारणिक है। Aij का उपसारणिक Mij, मतलब A11 का उपसारणिक M1। तो Cij होता है -1 की घात i प्लस j इंटू Mij। इसे भूलना नहीं है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। भूलोगे क्या? सर भूल ही नहीं सकते, कतई नहीं भूल सकते। बिल्कुल सही बात है यार, आसान है ये तो, भूलना ही नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि C11 निकालो, बोलो क्या आएगा आंसर? सर ये आएगा -1 की घात 1 + 1 इंटू M11, यानी कि M11। बहुत बढ़िया। फिर मैं बोलूं C12 निकालो, जल्दी बताओ, -1 की घात 1 + 2 इंटू M12, बोलो क्या आंसर आएगा? सर माइनस का M12 आएगा। बोलो हाँ या ना? एकदम हाँ सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट है ना ये? वही करेक्ट है, यस सर। तो C12 आएगा माइनस का M12, C11 आएगा M11। ठीक, उसी तरीके से C13 निकालें, अगर यहां पे तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जैसे भी आप निकालोगे तो उस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आता है। या तो माइनर वैसे का वैसा उठ के चला आएगा, या माइनस के साथ गुणा करके आएगा। ये कहानी होती है, सिर्फ इतनी सी कहानी है, छोटी सी कहानी। समझ में आई ये बात? आसान है ना कि भाई कोफैक्टर का मतलब क्या होता है और माइनर का मतलब क्या होता है, दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। अब यहां से आप माइनर तो निकाल ही सकते हो, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, और कोफैक्टर ये रहा। आगे चलें, आगे की कहानी पे चले। जी सर बिल्कुल, चलिए प्लीज सर। तो डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट का, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सर हिंदी में लिख दो। अच्छा बिल्कुल सही बात है, सारणिक का मान, सारणिक का मान। अभी मेरी राइटिंग थोड़ी थोड़ी ठीक है, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है यार, मतलब है ना? सर बुरी तो है, लेकिन अब हम क्या कहें यार, कोई बात नहीं यार, कह सकते हो ठीक है यार, मतलब है ठीक है। सारणिक का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? कोशिश करेंगे यार, मतलब अभी तो फिलहाल अपने को पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? कोशिश भी नहीं कर सकते सर, बताना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बताएंगे, अवश्य बताएंगे। देखो यहां पर मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट बनाया, और मैं आपको सीधा सा सॉल्यूशन दे देता हूं कि जैसे मान लो सारणिक को खोलने के तरीके, यहां पे A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, ठीक है। सारणिक को जो मान है, मान वैल्यू जो है उसके निकालने के वैल्यूज मेथड क्या होते हैं? या तो आप रो का इस्तेमाल करोगे या कॉलम का, या तो आप रो का इस्तेमाल करोगे या कॉलम का। अगर आप रो का इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अगर कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो यार। तो सर टोटल कुल कितने तरीके होंगे? टोटल 6 तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे कुल इसके मान निकालने के, और 6 के 6 तरीके से आंसर एक ही आएगा, क्योंकि एक ही संख्या है, अलग अलग थोड़ी हो सकती है यार। आदमी तो एक ही है, डिटर्मिनेंट तो एक ही है, चाहे कुछ भी कैसे भी सॉल्व करोगे, रास्ते किसी पे भी जाओगे मंजिल वही है ना, वहीं पर तो आंसर लाओगे, वही तो मिलेगा। अलग अलग आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। ठीक है सर, एकदम ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं पहले 2x2 के डिटर्मिनेंट को करूंगा। वो कैसे करूंगा ध्यान देना। क्रक्स क्या है, रूल क्या है? रूल ये है कि जैसे A11 को C11 से गुणा किया और A12 को C12 से गुणा किया, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं डेल्टा, क्या कहूंगा? डेल्टा। या फिर A21 हुआ C21
प्लस A22 हुआ C22। अब आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? ये असल में असलियत में ये जो तरीका है ये SOP है। सर समझ में नहीं आया सर, सम ऑफ SOP का मतलब क्या हुआ? यदि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से गुणा करके जोड़ दें तो डेल्टा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक, इस सारणिक का मान आ जाएगा। ये कहानी हालांकि मैंने लिख तो दी है, लेकिन ये कहानी समझने वाली है। मैंने क्या किया, देखो इसका कोफैक्टर ये रहा, इसका कोफैक्टर ये रहा, दोनों को गुणा किया आपस में और जोड़ दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट है। यहां भी वही काम किया, इसको इससे और काम हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसके लिए 4 तरीके। सर ये 6 किसके लिए थे? ये 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए, 3x3 के डिटर्मिनेंट के लिए ये 6 तरीके। ठीक है, अब 4x4 का होता तो और तरीके हो जाते। फिलहाल मैंने ये जो 6 तरीके लिखे हैं ये इसके लिए लिखे हैं, 3x3 के लिए। मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा हो कि 6 कैसे हो गए, तो मैं बता दे रहा हूं 6 तरीके 3x3 वाले के लिए, क्योंकि यही हमें ज्यादा पढ़ना है, यही ज्यादा आता है। ये तो चलो ठीक है, एक बार सीख लेंगे तो आसान है, याद हो जाता है। ये ज्यादा यही आएगा 3x3, हमको यही पढ़ना ही है, सिलेबस में भी यही है 3x3 वाला। तो 6 तरीके 3x3 वाले में आते हैं। ठीक, अब देखो सॉल्व करके बताता हूं मैं 2x2 वाले को। A, B, C और D लिख दिया। अब बताओ A का कोफैक्टर A का बताओ, सेकंड बताओ A का क्या आएगा? A का जल्दी बताओ। सर ये होगा -1 की घात। देखो ये वाली वैल्यू कितनी है? ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 2 1 है और ये 2 2। तो -1 की घात 1 + 1 इंटू M11 यानी कि M11, यानी कि इसके लिए आएगा सिर्फ और सिर्फ D। क्या आएगा? D। अच्छा, उसी तरीके से कोफैक्टर B का बोलो जल्दी से, कितना आएगा? B का कोफैक्टर निकालेंगे, -1 की घात 1 + 2 इंटू M12 यानी कि -M12। बोलो ये हटाया C आ गया तो माइनस का C आ गया। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा की वैल्यू A इंटू D प्लस B इंटू माइनस का C यानी कि AD माइनस BC। अब इसे याद रख लेंगे आप, क्या कर लेंगे? रट लेंगे इसे कि 2x2 वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आती है वो AD माइनस BC आती है। इसे याद रखेंगे, चाहे जो हो जाए। क्या हो जाए? चाहे जो हो जाए, इसे याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं ना यहां से इसको हल करना चाहता हूं, कर ले भाई कर ले। कोफैक्टर ऑफ, दूसरे तरीके से करके बताता हूं, कोफैक्टर निकालो A21 का, मतलब C का निकालो। C का कितना आएगा? सर ये आएगा -1 की घात 2 + 1 -1 की घात 2 + 1 इंटू M21 यानी कि -1 की घात 2 + 1 मतलब माइनस का M21 यानी कि B। कैसे B? देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बच गया, B आ गया। अच्छा, उसी तरीके से कोफैक्टर निकाला D का, कितना आया बेटा? ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म, C आएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का वो देखना पड़ेगा। -1 की घात 2 + 2 इंटू M22 यानी कि M22 यानी कि D नहीं A यानी कि A आ गया। तो अब अगर हल करना हो तो क्या करोगे? C गुड़े -B प्लस D गुड़े A यानी कि आंसर आ रहा है अभी भी AD माइनस BC। ओ सर ये तो आंसर दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल सही बात है, AD माइनस BC, ये भी आएगा AD माइनस BC। इसका मतलब अब मुझे याद रख लेना है डिटर्मिनेंट 2x2 की वैल्यू, इसमें से इसको घटा दिया AD माइनस BC, ऐसे चला दो, ऐसे AD माइनस BC, AD माइनस,
इन दोनों को पहले गुणा किया और इसमें से गुणा कर। तो एक छोटा सा आसान सा सवाल कर लेते हैं कि भाई मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 गुड़े 3 माइनस 4 इंटू 6, तो 6 चौक 24 माइनस 3 माइनस का 1 के साथ। आसान सा सवाल है, कर लोगे ना, हल कर लोगे? कर लेंगे सर, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, और एक और सवाल लिखते हैं, ठीक है, एक और सवाल लिखते हैं। अब मैंने एक और क्वेश्चन दिया, चलो यहाँ पे 1 2 3 दे दिया, यहाँ पे 0 1 3 और 1 2 और 5 ऐसा कर लिया। चलो इसका वैल्यू निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का। तो अब आपकी मर्जी, आप R1 से जाओ, R2 से जाओ, R3 से जाओ, कहीं से भी जाओ, R1 R2 R3 कहीं से भी जाओ। अब हल कैसे करेंगे ना, ये देख लो, इस डिटर्मिनेंट में कैसे हल करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करेंगे। ठीक, आप क्या करो, किसी भी एक रो से चले जाओ, किसी भी एक रो से, ठीक है। अब ये जो साइन आएगा, साइन चिन्ह जो आएगा वो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट आएगा, याद रखेंगे, चिन्ह हमेशा याद रखेंगे। तो जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह आपको अपने साथ याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस चिन्ह को नहीं भूलेंगे, इस साइन को नहीं भूलेंगे। भूलोगे सर? नहीं भूलेंगे, अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन ये नहीं भूलेंगे, चाहे जो हो जाए। वेरी गुड, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, अभी फिलहाल चिन्ह क्यों लिखे सर आपने? ये मैंने इसलिए लिखा कि बार बार मुझे -1 की घात i प्लस जे ना लिखना पड़े। अगर मैं बार बार वही लिखूंगा तो मुझे वक्त ज्यादा लगेगा ना सवाल करने में। अब मतलब कॉन्सेप्ट को समझो ना यार, लगेगा ना सर? लगेगा, बिल्कुल। तो ये चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब यहां से इसको हल कैसे करते हैं? मान लो कोई बच्चा बोल रहा है मैं R1 से खोलूंगा, ठीक है, R1 के सापेक्ष मैंने इस डिटर्मिनेंट का हल निकाला, सारणिक निकालनी है। चलो, जब भी R1 के सापेक्ष किसी के भी एक सापेक्ष निकालना हो तो केवल उसी का चिन्ह देखेंगे, केवल उसी का चिन्ह देखेंगे। मतलब ये डिटर्मिनेंट अब ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 0 1 3 1 2 और 5, तो प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह आपको देखना पड़ेगा बस। बाकी दोनों में चिन्ह भूल जाओ आप। जिस भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप जहां से भी निकाल रहे हो, रो 1 से निकाल रहे हो, रो 2 से निकाल रहे हो, कहीं से भी निकाल रहे हो, तो उसके लिए ये चीज भूल जाओ, इस पे जो चिन्ह है केवल उसको ध्यान रखना है पहले तो। अब अगर मैं इसको खोलूं तो 1 को गुणा करूंगा किसके साथ? सर मैं 1 को गुणा करूंगा, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, माइनर के साथ। 1 को गुणा किया माइनर के साथ, 1 3 2 और 5, 1 3 2 और 5, फिर माइनस का 2, ये पूरा चिन्ह के साथ उठाना है, इसको इससे गुणा करना है, माइनस साइन को 2 के साथ। अब यहां -2 लिखा होता तो माइनस के साथ -2 लेके आता, ठीक है। तो माइनस का 2 यहां पे आ गया और इसके साथ वापस डिटर्मिनेंट लिख दिया। ये कितना आ गया बेटा? 0 3 1 और 5। और अंत में अगर आप 3 देखें तो 3 के साथ ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 0 ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, 0 1 और 1 2, 0 1 और 1 और 2, ठीक है। अब जरा इसको हल कर लेते हैं, बताइए क्या आंसर आना चाहिए? 5 - 6 कितना आया? सर माइनस का 1 आ गया, तो 1 गुड़े -1। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको हल करके सिखा दिया इसको। तो 5 गुड़े 1 - 6, माइनस का 2, 5 इंटू 0 0 -3 तो माइनस का 3, और प्लस का 3 गुड़े 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 तो माइनस का 1, यानी कि -1 -3 प्लस 6, तो 6 - 4 यानी कि 2 आंसर आ रहा है। ये आ रहा है आंसर। अब कोई बच्चा नाराज है, बोले सर आपने रो 1 बता दिया, आप सर आरती के साथ बेईमानी कर रहे हो। आरती के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, आरती से भी खोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉलम 1 से भी खोल सकते हो, कॉलम से भी खोल सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। मैं आरती के साथ खोल देता हूं, खोल दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जान दो इसको। डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, 0 1 2 3 0 1 3 1 2 3 0 1 3 और 1 2 5। तो अब की बार मैंने आरती के साथ इसको खोल दिया, 1 2 1 2 5 है ना, 1 2 5 आरती के साथ खोला, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, तो प्लस माइनस प्लस। जो मूल चिन्ह है ना, मूल चिन्ह वहीं से लेंगे बेटा, ध्यान रखना, मूल चिन्ह को नहीं गायब करना, वरना क्या है, सब गड़बड़ हो जाएगा,
समझ रहे हो ना? अबे समझ रहे हो सर, समझ रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा 1 -2 और 5, ठीक। क्या करें? सॉल्व कीजिए सर। करते हैं यार सॉल्व। ये 1 है, ये -2, ये 5 है, तो यहां से आरती के सापेक्ष, आरती के सापेक्ष, ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर? करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये खत्म किया, ये खत्म किया, 1 लिखा, तो बताओ क्या आएगा? ये खत्म, ये खत्म, 3 2 जा 6 -3, 6 -3 यानी कि 3, और माइनस का 2 लिया। ये खत्म, ये खत्म, 3 गुड़े 3 -0, 3 -0, और अंतिम में आखिरी में प्लस का 5, 5 के साथ बोलो, जल्दी बोलो, 1 × 1 -0 यानी कि 1। बताओ कितना आ रहा है? 3 -6 + 5, 5 3 8 -6 2 होता है। ओ हो, आंसर तो सेम आ रहा है यार। फिर सर फिर आना ही चाहिए था, आपने ही बोली है पहले भी कि आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल सेम आएगा। कोई बच्चा कॉलम के साथ अगर छेड़ना चाहे तो छेड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। जो 6 तरीके हैं वो 6 के 6 लगा के देख लो। लेकिन क्यों लगाओगे? गधा थोड़ी हो क्या गधा? नहीं सर एकदम गधा नहीं है सर। तो समझ गए ना मेरी बात? यस। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, एकदम जाने दो सर, एकदम जान दो। ठीक है भाई। अब एक सवाल दिया है, दूसरी पंक्ति के तत्वों के सहकारकों का उपयोग करके इस डेल्टा का मूल्यांकन करें। दूसरी पंक्ति बोले तो ये वाली है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, शुरू ऐसे ही कर रहा है, प्लस माइनस प्लस। जब एक बार चिन्ह लिख लिया तो दूसरी बार 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 चिन्ह नहीं लिखेंगे, समझे ना? अब एक बार चिन्ह लिख लोगे तो बार बार चिन्ह थोड़ी लिखोगे। तो बताओ -2 के साथ इसको छिपा डाला, इसको भी छिपा डाला, 3 × 3 तो क्वेश्चन हो गया। 3 3 जा 9 -16, 9 -16 प्लस 0 के साथ। अच्छा 0 के साथ लिखने की जरूरत ही नहीं। 0 ना सबसे कमाल की चीज है यहां डिटर्मिनेंट में। वैसे इसमें तो वैसे भी कमाल की चीज है, लेकिन यहां पे तो बहुत बहुत कमाल की चीज है 0। ठीक है? यस सर, ठीक है सर, जान दो, आगे जान दो। ठीक है, 0 के साथ आप कुछ भी ना लिखे तो चलेगा। मैंने नहीं लिखा यार, अगर लिखना होता तो लिख देना आप, मैंने नहीं लिखा। और उसके बाद आखिरी में 1 के साथ, -1 के साथ, -1 के साथ ये छुपा डाला, ये छुपा डाला, तो 5 × 2 यानी कि 10 हो गया, 10 - 3 यानी कि 7 हो गया। तो बताओ कितना आएगा? 16 में से हो गया, 7 दूना 14, तो ये प्लस का 14 आ गया, 14 और -7, तो 14 में से 7 गया तो 7 मेरा आंसर आ गया, ये मेरा उत्तर आएगा। अब यदि आपको कोई शक और शंका हो तो उसको दूर कर सकते हैं आप किसी और जुगाड़ से भी हल करके। R1 से सॉल्व कर लो, R2 से सॉल्व कर लो, आरती R2 से तो कर दिया, आरती से सॉल्व कर लो, आरती गलत उत्तर नहीं बताएगी। ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व? कर लेंगे सर, ठीक है सर, जान दो आगे, अच्छी बात है। तो अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ये ऐसा लिखा है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये डेल्टा है। यदि ठीक है, A11 को C21 प्लस A12 को C22 A13 को C23 से गुणा किया तो आंसर 0 आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अवयवों से यदि किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के अवयवों का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 0। अगर आपने इसी के कोफैक्टर के साथ गुणा कर दिया तो डिटर्मिनेंट आ रहा था, लेकिन इसकी R1 में आपने क्या किया? धोखा किया इसके साथ। क्यों? क्योंकि आपने इसको बोला कि R1 रुको मैं आ रहा हूं, इसने बोला कि ठीक है भाई A11 C12, इसने इसको ये वाला कोफैक्टर देने की बजाय ये वाला दे दिया, आंसर 0 आ जाए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसमें ऐसा भी लिखता ना A11 C31, ऐसे करके A12 C32 और A13 C33, तो भी 0 आता। तो किसी भी रो में अगर दूसरी रो के कोफैक्टर से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 0। ये पॉइंट लिख लेते हैं, किसी रो में हर एक अवयव
अवयव किसी रो ऑब्लिक कॉलम, किसी रो ऑब्लिक कॉलम में हर एक अवयव को, है ना, हर एक अवयव को किसी दूसरे रो या कॉलम के अवयव से गुणा करेंगे, से गुणा करने पर जीरो आता है, जीरो आता, ठीक है। क्या आता है? जीरो आता है। किसी भी रो या कॉलम में हर एक अवयव को किसी दूसरे रो के अवयव से गुणा करने पर जीरो आता है। ये बात तो खैर आपको यहां से ही समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं कि इस रो के एलिमेंट को इसके कॉलम वाले कोफैक्टर दे दो, नहीं, रो के एलिमेंट को रो वाले कोफैक्टर ही देने और कॉलम के एलिमेंट को कॉलम वाले कोफैक्टर ही देने, ठीक है। तो ये कहानी अगर हम यहां से देखें तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये इसमें एआईजे का, एआईजे सहकारक है, सहकारक मतलब ये यहां समझ लीजिए सहखंडक, सहखंडज है, ठीक है, सहखंडज है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो उसका सहखंडज है यानी कि सहखंड कोफैक्टर है, ठीक है, सहखंड है, कोफैक्टर है। तो डेल्टा का मान द्वारा दिया जाता है, किससे दिया जाता है डेल्टा का मान? अब डेल्टा का मान देना हो तो मान लो आपने A11 लिया, A31 लिया, ये तो जीरो आएगा। आपने इसमें इसके कोफैक्टर गुणा कर दिए, अच्छा, A11, A12, A12, A21, A13, A31, ये भी गलत है, ये भी गलत है भाई। ये जीरो आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, क्योंकि कॉलम वाले को गुणा कर दिया। इसका आंसर जीरो आएगा मुझे नहीं पता, और मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि रो वाले को रो वाले ही दिए जाए। तो ये रो वाले है ना, पहले रो के तीसरे वाले से गुणा कर दिया। अच्छा, पहले ये दूसरा रो वाला A21 है, A11 है, A22 है, A12 है, A23 है, A13, तो A21 के साथ A11, A21 के साथ A11, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। अंतिम में देखो A11, A21, A21, A31, A31, यस, ये डिटर्मिनेंट आएगा, ये आएगा डेल्टा है, ये सही है। ये जीरो आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है जीरो आए, लेकिन यहाँ पे A12 है, A22 को A12 से गुणा किया और A21 को A11 से गुणा किया, A23 को A13 से गुणा किया, अच्छा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। ये दोनों के बारे में तो मुझे पता है जीरो आ रहा है, ये मुझे नहीं पता क्या होगा, ये मुझे पता है डिटर्मिनेंट आएगा। तो पूछा है कि सारणिक किससे दिया जाएगा, तो ऐसे दिया जाएगा। अब छोटा सा सवाल कभी आता है तो सारणिक की वैल्यू निकाली जा सकती है आसानी से, ठीक है ना सर? एकदम सही है, जाने दो, आगे जान दो सर, पक्का जान दो सर। चलो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, महत्वपूर्ण गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज को कहते हैं गुणधर्म। तो ये हेडिंग तो वैसे आपको समझ में आ रही होगी, पर मैं फिर भी लिख लेता हूं, गुणधर्म, ठीक है, ये गुणधर्म है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, कोशिश करनी है एक एक पॉइंट को समझना है। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है यदि उसकी पंक्तियों को और उसके स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, ये आपको समझ में आना चाहिए। रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाओगे, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, ये सीधी सी बात है यार, सिंपल सी बात। ये हमने करा है ना, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, अबे लिया है ट्रांसपोज यार, पिछला लेक्चर याद ही नहीं आ रहा है सर? ठीक है, याद आएगा सर, है? सारी उम्र गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा, है? देखो इधर, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक परिवर्तन का संकेत होता है, यानी कि सारणिक परिवर्तन का संकेत होता है। मतलब मैं इस बात को आपको समझा देता हूं यार, है ना। पहला पॉइंट था कि आपने अगर सारणिक लिखा है ABC DEF GHI, तो पहला पॉइंट ये ABC DEF GH, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी भी सारणिक में चेंज करेंगे किसी रो कॉलम को ABC DEF GHI, इसमें आपने बोला ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, मान लो R1 R2 को बदल दिया,
तो बदल दो भाई, यहां पे आ जाएगा डी ई एफ, यहां पे आ जाएगा ए बी सी, यहां पे आ जाएगा जी एच आई। तो ये सारणिक एक माइनस साइन छोड़ जाएगा। ठीक, ये इसकी पहचान है। क्या पहचान है? अगर आप किसी रो को किसी कॉलम से बदलोगे, किसी रो को किसी कॉलम सॉरी किसी रो, दो रो को बदलोगे, दो रो को, इस रो को इस रो को, इस पंक्ति को इससे चेंज कर दिया, तो सारणिक माइनस में हो जाएगा। सर एक बार और चेंज कर दो, हाँ एक बार और चेंज करोगे तो एक बार और माइनस आएगा, तो फिर वापस प्लस हो गया। वो तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी दो रो को बदला, ये रो को बदला है, अब मैं कॉलम को बदलूंगा तो भी ऐसा होगा, या फिर अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम के साथ बदल दूं तो ये भी माइनस टाइम्स आ जाएगा, बी ई एच ए डी जी और सी एफ आई, ये भी माइनस के साथ आता, कॉलम बदला तो। चाहे आप रो में रो बदलिए, चाहे कॉलम में कॉलम बदलिए, वो भी वही आएगा। तो ये दूसरी चीज दी हुई, माइनस डेट ए हो जाता है। यहां लिख लो अगला, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां समान है तो उसका आंसर 0 आता है। यस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी दो पंक्ति समान हो गई तो 0 हो जाएगा, कोई भी दो पंक्ति समान हो गई तो 0 हो जाएगा। अब अगर इसका कारण मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई कारण बताने में सक्षम है? कोई दो पंक्ति या दो कॉलम, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो गए तो आंसर 0 आएगा। क्या बता सकते हो आंसर कैसा आएगा? सर मैं बताऊं? मैंने कहा बता भाई। सर एक काम करेंगे, पता है, इससे खोल देंगे, इससे खोलेंगे तो ये ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा। इसके साथ देखेंगे ई के साथ तो ए सी माइनस ए सी फिर से 0 आ जाएगा। एफ के साथ देखेंगे तो वापिस ए बी माइनस, मतलब ये 0 हो जाएगा। ये वाला लिया तो बी सी माइनस बी सी 0, ये वाला लिया तो ए सी माइनस ए सी 0, ये वाला लिया तो ए सी माइनस ए सी, मतलब ए बी माइनस ए बी 0, तो खत्म ही हो गया सवाल, 0 आ जाएगा आंसर। तो ये क्या होगा? 0 होगा। ठीक, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं, कॉलम के साथ भी ऐसा ही होगा, कॉलम के साथ भी ऐसा ही होगा, ये बात याद रखें। अगली चीज, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा किया जाता है तो उसका गुणा k से ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसी बात है? सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने ये डिटर्मिनेंट, आपने बोला ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ऐसा डिटर्मिनेंट था, ये था ए, आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है ना, पता है क्या है? अब आप क्या करोगे, ये जो के है ये किसी एक रो में चला जाए, के ए के बी और के सी, और यहां पे डी ई एफ रहे, यहां पे जी एच आई रहे, चलेगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा क्या है, मैट्रिक्स में और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है तो या तो आप किसी एक रो से एसोसिएट कर दो, ये इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था। अगर आप इसको किसी कॉलम से, या फिर आप इसको किसी कॉलम से मिला दो तो यहां पे आ जाएगा के ए, यहां पे आ जाएगा के ए, ऐसा भी आ सकता है के ए के डी और के जी, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे ई, यहां पे एफ, यहां पे एच, यहां पे आई। ठीक, ये सही है सर, बिल्कुल सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो, या फिर बच्चा बोलता है सर ऐसा कर लो, ए डी जी के बी है ना, के ई और के एच सी एफ आई। ठीक, ये 1 2 3 बातें हो गई, ये हमने जान ली। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, किसी भी एक रो के साथ एसोसिएट कर दो या डिसोसिएट कर दो। अब अगर कभी ऐसा बन जाए तो के बाहर भी उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है ना। गधा हो क्या एकदम? नहीं सर, एकदम नहीं है सर, के उठाया जा सकता है। के उठा लोगे? उठा लेंगे सर। यहां से क्या उठा लोगे? बिल्कुल उठा लेंगे। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये अपने को ये बातें बताई हुई। अगली चीज, यदि एक सारणिक को पंक्ति या स्तंभ में कुछ या सभी तत्वों को दो पदों के योग के रूप में व्यक्त किया जाए तो सारणिक को दो या अधिक पदों के योग में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आप समझिए एडिशन, ये हमने यहां पे कर लिया था, ये हमने कर लिया था, इसके आगे जोड़ते हैं। ठीक है, एडिशन, एडिशन मतलब योग। ठीक है, योग। वैसे तो योग हो ही जाएगा डिटर्मिनेंट में, पर अगर कभी डिटर्मिनेंट का योग करना है आपको तो देखो, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है, ये ई लिखा है, ये एफ लिखा है, ये जी, ये एच, ये आई। यहां पे A1 B1 C1, यहां पे मैंने बोला A2 B2 और C2।
यहां पे डी ई एफ जी एच आई। अब अगर मैं इनको जोड़ू तो जोड़ने पर क्या होता है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान सेम हो तो बाकी तीसरे वाले को जोड़ दिया जाता है। मैट्रिसेस में क्या होता था, इससे इसको जोड़ते थे, इससे इसको जोड़ते थे, इससे इसको जोड़ते थे, वहां कहानी अलग होती थी, वहां ये बराबर रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, जोड़ देंगे चाहे जो हो जाए, कुछ भी देखना नहीं होता। यहां पर तकलीफ हो जाएगी, लोचा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 2x2 का डिटर्मिनेंट होता और ये 3x3 का डिटर्मिनेंट होता तब क्या जोड़ पाते हैं? जोड़ पाते सर, जोड़ लेते। एक कह रहा है नहीं जोड़ पाते, एक कह रहा है जोड़ लेते। क्यों भाई, क्यों सर? डाउट आ रहा है सर थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, आग जलाता है पानी बुझाता है, जहां समझाता है बेटा। इधर देखो, अगर मैं एक बात करूं कि अगर ये 2x2 की बात करें और ये 3x3 की बात करें, दोनों ही डिटर्मिनेंट रियल नंबर है, संख्याएं है ना, संख्याएं तो जोड़ी जा सकती हैं, तो सॉल्व करके जोड़ लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, तो जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, कहां गया ये, इसको क्या हो गया, अच्छा ये रहा आंसर आएगा जोड़ने पर। यहां आएगा a1 प्लस a2, यहां b1 प्लस b2, यहां c1 प्लस c2, यहां पे आएगा d e f, यहां पे आएगा g h और i। ये मेरा आंसर है। अब अगर यही चीज एक और डिटर्मिनेंट दे, लेकिन डिटर्मिनेंट को जोड़ने के लिए आप याद रखें कि ये दोनों कॉलम या दो रो, कोई सी भी दो रो दोनों ही डिटर्मिनेंट में समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अलग अलग होगी तो लोचा होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है सर, एकदम सही है, जान दो सर, आगे जान दो। ठीक है भाई, जाने देते हैं। आखिरी का पॉइंट, एक और पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है असल में, ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, ये मतलब सवाल करते करते समझ में आएगी, ये एकदम से समझ में नहीं आएगी। किसी भी सारणिक में ऑपरेशन लगाना हो, कोई ऑपरेशन लगाना हो, मान लो आपने बोला R1 गोज टू R1 प्लस λ1 R2 प्लस λ2 R3, ऐसा लिखा, तो ये सारणिक डेल्टा का डेल्टा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, सारणिक का मान चेंज नहीं होगा। R1 किसी भी सारणिक में अगर आपको ऑपरेशन लगाना है तो वो चीज सेम रखना है। R1 में पहले R1 ही रखेंगे, इसमें कोई चीज का गुणा मत कीजिए, जब गुणा कीजिए तो भाग भी देना पड़ेगा। सर ये क्यों? क्योंकि फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब तुम्हें अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मैंने कोई सारणिक लिया और उसमें ये काम कर दिया, जैसे मान लो मैं छोटा सा सारणिक ले लेता हूं, ठीक है, एक 2x2 वाला ले लेता हूं, और इसमें मैंने, अच्छा 2x2 नहीं 3x3 लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं ABC DEF GHI। ठीक है, और मैंने इसको ऐसा लिखा, इस सारणिक में मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया, लगाया तो क्या आएगा बताओ? यहां आएगा a प्लस λ1 d प्लस लैम्डा, असल में ये इधर लिखना पड़ेगा, यहां पे आएगा a प्लस λ1 d प्लस λ2 g, यहां पे आएगा b प्लस λ1 e प्लस λ2 h, और आखिरी वाला आएगा c प्लस λ1 f प्लस λ2 i। ठीक है, बाकी ये दोनों सेम है, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये दोनों को छोड़ नहीं रहे। अब अलग अलग करिए, इसको अलग अलग करिए, योग के रूप में लिखिए, काम हो जाएगा तुरंत। ठीक है, कैसे काम हो जाएगा देखो ना। अरे ये क्या हो गया, कहां गया? अच्छा ओफो, ये रहा, यहां पर था ना, हाँ। यहां पे मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग किया तो ये ऐसा आएगा ABC DEF GHI। अगला वाला आएगा DEF GHI, इसके साथ अगला वाला आएगा DEF GHI। यहां पे आएगा λ1 इंटू D, λ1 इंटू E, λ1 इंटू F। यहां पे आएगा λ2 इंटू D, λ2 इंटू E, नहीं, यहां पे आएगा λ2 इंटू G, λ2 इंटू H और λ2 इंटू I। ठीक है, ये दोनों ही डिटर्मिनेंट जीरो आएंगे। अब तुम सोचना क्यों, बाकी बस मैंने बता दिया, तुम सोचना क्यों? सर मैं बताऊं? बताओ भाई। सर एक काम करेंगे ना, λ1 कॉमन उठाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा λ1 इंटू DEF, यहां से λ1 उठाया, ये DEF, दो रो सेम हो गई, आंसर जीरो आ गया।
यहां से लैम्डा 2 उठाओगे, ये दोनों सेम हो जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, पक्की बात है ना सर? एकदम पक्की बात है। पक्की बात है? यस सर, बिल्कुल पक्की बात है, दोनों 0। यानी कि इस तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑपरेशन 2 ऑपरेशंस लगा सकते हैं, मैक्सिमम 2 चीजें लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप एक बार में, है ना, एक बार में मैक्सिमम ऑपरेशन लगाने का कितना है सर? 2 ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, 2 चीजें, 2 संक्रियाएं कर सकते हो उसमें, 2 से ज्यादा नहीं, है ना, एक साथ। उसके बाद तो फिर करो, करते ही रहो, लेकिन एक साथ 2 से ज्यादा नहीं। ठीक, अच्छा, जिस भी रो को छेड़ रहे हो, अब ऑपरेशन लगाते टाइम एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो भी रो है ना, उसमें से एक रो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप छेड़ो नहीं, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। अभी आपको ना ये पॉइंट जो है, ये अभी आपको सवाल करते करते थोड़ा और क्लियर होगा। मतलब इस पॉइंट में बच्चों को जनरली दिक्कत आ जाती है कि सर अभी मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, एक बार मैं सवाल स्टार्ट कर दूं तो फिर आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर मान लो सारे ही चीजें 0 0 है, सारी चीजें 0 0 0 इसमें ए बी सी, इसमें डी ई एफ, अब क्या होगा? अब तो सर 0 ही आएगा आंसर। अब क्या गधा समझे हो क्या एकदम? नहीं यार, नहीं समझे भाई। ठीक है, तो आंसर 0 आ जाएगा। एक सवाल दिया है, सवाल क्या है? ये नोट पॉइंट ही है, नोट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लो कभी इसका उत्तर निकालने को आ जाए, मान लो 1 नंबर का सवाल आके बोले क्या करोगे? अब कोशिश करेंगे। वैसे 5 नंबर का डिटर्मिनेंट में, सैंपल पेपर में डिटर्मिनेंट का 5 नंबर का सवाल दिया है, मैट्रिसेस का 8 नंबर का सवाल दिया है, तो मुझे उम्मीद यही है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर सवाल आएगा, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाने पर आएगा, या फिर इनवर्स वाला निकालने को आएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है, चांसेस यही है, प्रोबेबिलिटी यही है ना। अब क्या होगा यार, ये निश्चित रूप से कह पाना तो बहुत मुश्किल है। ए की वैल्यू n क्रॉस n का वर्ग आव्यूह है, तो के ए का डिटरमिनेंट, मतलब के कोई स्केलर नंबर है, अदिश नंबर है, अदिश संख्या है, उससे गुणा कर दिया तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? अच्छा, मान लो मैंने डेटे की वैल्यू दी हुई है 2, चलो ठीक है, डेटे अभी फिलहाल डेटे ए का डिटरमिनेंट जो है वो डेटे है ना, मतलब मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है वो डेटे है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब उसका सारणिक, क्या है उसका सारणिक, तो ए का सारणिक डेटे, के ए बोला है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या करें बेटा? सर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। चलो, ए n क्रॉस n का है, चलो पहले हम एक काम करते हैं, ए को 2 क्रॉस 2 लेते हैं, ए बी सी लिया, डी ले लिया, है ना, ए बी सी डी ले लिया, ए बी सी डी ले लिया। ठीक, अब मैंने के ए से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? के ए, के बी, के सी और के डी, बहुत बढ़िया। और अब मैंने इसका डिटरमिनेंट ले लिया, तो इसका डिटरमिनेंट लिया, तो डिटरमिनेंट के ए, के बी, के सी और के डी, इसका डिटरमिनेंट क्या आया सर? इसका डिटरमिनेंट आया, यहां से के आएगा और यहां से भी के आएगा, एक बार के कॉमन लोगे तो ऐसा आएगा, ए बी, के सी और के डी। एक बार और कॉमन आएगा यहां से, यस सर, बिल्कुल सही बात है, यहां से आएगा कॉमन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा के स्क्वायर गुणे ए बी सी डी, यानी कि के स्क्वायर इंटू डेट ए। अब की बार ए का जो ऑर्डर था, ए का ऑर्डर था एन, है ना, मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था, तो इसका मतलब अतः यदि ए जो है एन क्रॉस एन का है, तो के का डिटरमिनेंट होता है के की घात एन इंटू डेल्टा ए। इसे याद रखें, 2 बाहर आ रहा, 3 होता तो 3 बार के बाहर आता, यहां से और यहां से, अरे 3 होते तो एक बार इधर से आता है, एक बार इधर से आता है, एक बार इधर से आता, आंसर आ जाता के की घात 3, यहाँ पे के की घात एन आएगा इंटू डेल्टा ए आएगा, ये याद रखेंगे। क्या रखेंगे सर? याद रखेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ए का ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, ठीक है, या 3 क्रॉस 3 कर लो, चलो 3 क्रॉस 3, ठीक है, और आपको बोला है 2 इंटू डेटे का मान जो है 2 इंटू ये आव्यूह है ना, मैट्रिक्स आव्यूह है, और आपको बोला है कि 2 इंटू डेटे का मान जो है वो हमने मान लिया, मान लो 8, तो डेटे का मान कितना है? तो हमको पता है प्रॉपर्टी से कि
2 की घात n इंटू डेट ए आएगा बराबर 8, n का मान 3, तो 2 की घात 3 इंटू डेट ए बराबर 8, 8 से 8 चल बसा, डेट ए का वैल्यू आ गया भाई। सर यहाँ तो 3 2 जा 6 होता है ना, अरे ऐसी बातें मत करो यार, मतलब है 3 2 जा 6 होता है, 2 की घात 3 8 आएगा ना भाई, अरे आएगा सर, आएगा आएगा, जान दो, आप तो जान दो सर, एकदम जान दो, गोली की रफ्तार से जान दो। यस सर, ओके चलो, तो सवाल कर ले फिर, कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं एक आधे। चलो ये सवाल बोला है कि इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट का मतलब होता है हल करना है, और ये वैल्यू दी हुई है, इसको जीरो करना है, जीरो करना मतलब जीरो आएगा ये बताना है। तो यार मेरे को ना एक दिमाग में चटक रही है बात, ये दो कॉलम सेम है ना और इसमें जोड़ा गया है, जी सर बिल्कुल जोड़ा गया, कहानी खत्म हो गई, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड। ओ सर ये तो बड़ा मजेदार सवाल था कि ये तो एक ही लाइन में हो गया, ऐसे सवाल आएंगे तो कितना बढ़िया है यार। तो मेहनत मजदूरी तो थोड़ी बहुत तुमसे करवाएंगे ना यार, मतलब ऐसा समझो ना यार, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत मजदूरी करवाएंगे, ऐसे थोड़ी कि फ्री में नंबर दे देंगे, है ले जाओ ये 0 है, ये भी 0 है। अब यार कारण पूछोगे क्या कि क्यों 0 है, पूछेंगे सर, एकदम पूछेंगे, बताना पड़ेगा आपको। अच्छा बताना पड़ेगा, तो बता देता हूँ यार, डर गया मैं। देखो ए एक्स वाई बी वाई, अच्छा ये एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, खत्म हो गया दो कॉलम से, ये एबीसी, ये भी एबीसी, खत्म हो गया, जाओ घर जाओ, ठीक है। आओ समझ, सर कछु नहीं आ रहा हो, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, अच्छा थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, अभी आने लग जाएगा, अभी निश्चिंत रहें, आने लग जाएगा एकदम आराम से, बस लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहे, ये नहीं कि अरे सर अब ठीक है अब नहीं आ रहा सर, रिलैक्स रहें, आने लग जाएगा आपको, अभी तो सफर शुरू हुआ है, पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। यस सर ठीक है, जान दें आगे, जान देते हैं आगे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसका मान निकालना है, हाय राम ये तो बड़ा जहर सवाल, लग तो रहा है जहर यार, अब जहर तो लग रहा है, लेकिन इसमें अब यार अगर मैं इसको गुणा करके हल करने की सोचूं तो मतलब हिम्मत है मेरे अंदर, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो, अगर मैं इसको बिना प्रॉपर्टी के हल करने का सोच रहा हूं तो हिम्मत तो है ना यार, ठीक है। अगर मैं C3 में है ना, C3 में C3 में C3 माइनस 9C2 प्लस C1 करती है तो उससे कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। कैसे? अच्छा मेरे दिमाग में कैसे चटका, मेरे दिमाग में चटका कि यार 7 इंटू 9 63 होता है, 63 और 2 65 होता है, तो 65 में से 65 जीरो हो जाएगा। ओ अच्छा, कोई एक जीरो बनाने की कोशिश मेरी हमेशा रहेगी ताकि डिटर्मिनेंट को हल करना आसान हो जाए, थोड़ा आसानी से मैं हल कर पाऊं, तो ऐसा रहा। अब C3 माइनस 9C2 प्लस C1 करा तो बता क्या होगा, ये 2 ये 3 ये 5 ये 7 ये 8 ये 9 और यहां पे शून्य, यहां पे शून्य, यहां पे शून्य, 0 0 0, देख सकते हो आप बेटा। 7 इंटू 9 63, 63 प्लस 2 65, 65 माइनस 65 0, 8 और 9 72 प्लस 3 75 माइनस 75 9 इंटू 9 81 प्लस 5 81 और 5 86 माइनस 86 0, तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, आंसर आएगा 0, आप बन जाओगे हीरो। बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में, आ रही है सर, जान दो सर, आगे जान दो, ठीक है। कोई डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। ये एक सवाल है यार, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब है ना, ये इतनी जल्दी होता नहीं है, ठीक है एक बार करते हैं, कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है ए बी सी, ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सब कुछ बड़ा उलझाऊ सा लिखा हुआ है ना, अजीब सा लिखा हुआ है, बोला है 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। चलो हम एक काम करते हैं, हम R1 में या C1 से शुरू कर लो, तुम्हारा देखो जैसा मन करे। मैंने बोला R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, एक ऑपरेशन लगा दो, उससे क्या होगा देखना। अच्छा तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि सर आप लिख के बता दो वो ऑपरेशन कैसे लगा रहे हो, यार वो तो आपको जोड़ना हुआ दिख रहा है ना कि भाई इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, प्रत्येक अवयव को तो मैं जोड़ ही रहा हूं ना, ये तो दिख ही रहा है ना आपको, तो इनको 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 जोड़ दिया, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2A प्लस बी प्लस सी। अब यार मतलब अगर तुम इतना भी नहीं जोड़ सकते तो मैं क्या बताऊं यार, ईश्वरी मालिक है फिर आपका, है ना। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, देखो 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी जुड़ेगा, 2 बार सी जुड़ेगा, यहां भी वही आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
सॉरी P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे आएगा P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अच्छा ये तरीके मेरे को आ कैसे रहे क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा रखा है आपको कैसे आएंगे? आपको क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे 2 4 5 सवाल करोगे अपने आप आ जाएंगे, दिमाग में आने लग जाता है ना। कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स और ए प्लस बी और पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा इस डिटर्मिनेंट में मैंने 2 बाहर ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, है ना। क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेके मैंने इसको लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। यहां मैंने लिख दिया ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। चलेगा ना? इतना चलेगा। 2 बाहर ले लिया। 2 क्यों बाहर लिया सर? क्यों बाहर लिया? आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है भाई। ये बोल रहा है ले लो मुझे बाहर, ठीक है ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। अब तो थोड़ी मुश्किल है सर, कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है यार, आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, फट से हो जाएगा। देखो यहां पर ऐसा लिखा है 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यस सर बिल्कुल सही। अब क्या हुआ बेटा, अब मैंने ऑपरेशन लगाया R2 में, R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। इससे आएगा बड़ा मजा। कैसे आएगा सर? अरे देखो तो सही, तुमको मजा लेना है कि नहीं लेना? यस सर लेना है सर। ठीक है, तो देखो C प्लस ए में से A प्लस बी प्लस सी कम कर दो, ए खत्म, बी खत्म। A प्लस सी में से A प्लस बी प्लस सी कम करोगे, बताओ कितना बचेगा? यार बोल दो यार, एकदम मतलब क्या कतई एकदम गधा हो क्या? नहीं सर एकदम नहीं है। C प्लस ए में से A प्लस बी प्लस सी कम किया तो माइनस का A आया, नहीं सर माइनस का B आएगा। यहां पे माइनस का क्या हुआ है? माइनस का Y आएगा। ठीक, B क्यू Y। फिर यहां पर A और B घटा दिए तो माइनस का C, माइनस का R और माइनस का Z आएगा। देखो x प्लस वाई में से x प्लस वाई प्लस जेड घटा तो यहां पे 2 आ गया। यहां पे a प्लस बी प्लस सी, यहां p प्लस क्यू प्लस आर है, यहां x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब पहले तो यहां पे हम अब सबको वापस जोड़ दो, R1 R2 R3 को वापस जोड़ दो। उससे क्या होगा? उससे राजू बनेगा जेंटलमैन। देखो बेटा जोड़ दो, बी और सी कट जाएगा। जोड़ो ना यार, बी और सी कट गया ना, खत्म हो गया ना खेला। यस सर ये कट गया, ये कट गया। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आंसर आएगा 2 टाइम्स, है ना। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, A P X, A B C माइनस B माइनस C। ठीक, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे Y माइनस का, यहाँ पे माइनस का सेट। और अब क्या करो, अब कुछ मत करो, यहां से माइनस बाहर उठाओ, यहां से माइनस बाहर उठाओ, तो 2 इंटू -1 इंटू -1 काम हो गया क्या? ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। क्या यही डिटर्मिनेंट पूछा है? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यस सर यही पूछा है। तो क्या सिद्ध हो गया? क्या हो गया ना सिद्ध? यस सर, इति सिद्धम। यस सर इति सिद्धम। ऐसा आसान सा सवाल 5 नंबर का अगर आ गया तो तुम तो बोलोगे वाह भाई वाह, और लाओ, ऐसे ही सवाल लाओ, दिए जाओ। ठीक है ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए अगला सवाल। ये डिटर्मिनेंट वैसे तो याद होना चाहिए, पर ये यहां पर भी अपन सॉल्व करेंगे तो ऑपरेशन तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या करना है। इसमें क्या करना है, इसमें ये 1 है, ये 1 है, ये बड़ा अच्छा लगता है हमको। ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं ये 1, है ना, मतलब 1 अच्छे लगते हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट में अच्छे लगते हैं भाई ठीक है, तुम कहीं और मत ले जाओ इस चीज को। इधर देखो सर, मेरे को ना एक बात नहीं समझ में आई, बताओ क्या ये 1 आपको अच्छे क्यों लगते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। 1 मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि 1 से मैं 0 बना सकता, 2 0 बना दूंगा फटाफट। कैसे? R2 में R2 माइनस R1 कर दिया और R3 में R3 माइनस R1 कर दिया।
आपको एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करवाता हूं, जब भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप जिंदा छोड़ रहे हो, मतलब उसको छेड़ नहीं रहे, है ना। कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम ऐसी होनी चाहिए कि जो छिड़े नहीं, जो बिल्कुल सेम रहे, जैसी पहले थी वैसी ही रहे। तो R1 को मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने केवल इन दोनों को छेड़ा है। चलो छेड़ देते हैं भाई। बोल रहा है छेड़ दो, बोले ठीक है, ये 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, यहाँ a है, यहाँ पे b - a है, यहाँ c - a, यहाँ a² है, यहाँ b² - a², यहाँ c² - a²। अब क्या करें? अब आपने थोड़ा सा क्लास 9th और 10th में थोड़ी बहुत तो मेहनत करी होगी यार, मतलब घूस दे के थोड़ी पास हुए होगे यार। सर नहीं हुए सर, तो मेहनत करी होगी ना। तो मेहनत करी होगी तो उसी का यहाँ पर आप यूज आएगा, a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। लगाते हैं 1a² 1 b - a, b - a गुड़े b + a। वाह सर वाह वाह, एकदम सर गजब हो गया ये तो। अब हमें समझ में आ रहा है। अभी रुक तो जाओ यार, सब्र तो करो, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है बेटा। कैसी बात करते हो, इधर देखो। अच्छा ये बताओ b - a, b - a, अच्छा ये तो 0 है, ये तो 0 है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी शक्तिमान। b - a बाहर, c - a बाहर, तो b - a बाहर और c - a बाहर। अब अगर यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा कि यहां से आप b - a उठा रहे हो और यहां से c - a उठा रहे हो, मतलब ये वाली चीज यहां से उठाइए और ये वाली चीज यहां से उठाइए। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि समय की कुछ सीमा होती है, इसलिए मेरे पास जितना ही वक्त है उतनी चीजों में मैं आपको बता रहा हूं, है ना, तरीके समझा देता हूं कि भाई ठीक है, ये b - a आ गया, ये c - a आ गया, यहाँ पे b - a कॉमन आ गया, यहाँ c - a कॉमन आ गया। मतलब कॉमन आने के बाद क्या बचा? सर कैसे कॉमन आ गया, यहाँ तो 0 है। गधा हो क्या है एकदम यार, 0 से डिवाइड करोगे तो ये वही आएगा ना यार वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आएगी 1a² ठीक। पहले मैं ये वाली वैल्यू तो लिख दूं, b - a c - a और इसके साथ लिख दिया 1a² 0 1 b - b + a, यहां पे c + a, यहां पे 1, यहां पे 0। अब चाहो तो खोल दो यार, ये प्लस माइनस प्लस। R1 से खोल देते हैं। R1 से क्यों खोला? अबे यार मतलब अभी तुम्हें R1 से नहीं, C1 से खोलेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। एक्सपैंड कर दिया, है ना, प्रसार कर दिया C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार करने पर या C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 से प्रसार करने पर, ये वाले से प्रसार करने पर, देखो ये दोनों तो 0 हो गए, केवल ये जिंदा बचा। ये कहानी हो गई खत्म, b - a और यहां पे आया c - a और इसको लिखा, ये खत्म, तो ये हो गया c + a - b + a। सर ये a और a चल बसेगा, बिल्कुल सही है। बचा क्या? b - a इंटू c - a इंटू c - b। ये वाला माइनस उठा के, ये वाला माइनस उठा के मैंने ऐसा लिखा, ये b - a था, b - a को तो b - a रहने दो, इस c - a को अभी ऐसी रहने दो, इस c - b को क्या करें? सर फंस गए अपने को, a - b चाहिए था, फिर b - c चाहिए था और फिर c - a चाहिए था। b - a - b, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं सर, यहां से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया a - b, ठीक है, ये हो गया c - a और यहां से भी -1 कॉमन लिया, ये आ गया b - c और -1 - 1 +1 हो गया, यानी कि ये आ गया a - b, b - c और c - a। ये आंसर हो, ठीक है ना? अरे आप ठीक है ना, a - b, b - c, c - a आ गया, मेरा आंसर आ गया, काम ही हो गया खत्म। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है, वैसे ठीक है याद क्या ही रखेंगे, मतलब ध्यान रखना है कि ऐसे किया था इसको, है ना। अब आपको यहाँ पे ऑपरेशन से थोड़ी बहुत दोस्ती आपकी हो चुकी होगी। सर हो गई है? सर थोड़ी बहुत नहीं सर, काफी हो गई है, अब तो काफी ज्यादा दोस्ती हो गई है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल करेंगे, फिर एक और सवाल करेंगे, एक और ऐसा ही सवाल कर लेते हैं, छोटा सा ऐसा ही सवाल कर लेते हैं जो आपकी बुक में भी है। तो जैसे मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा ABC, है ना, ABC, ठीक, या 1 1 1 A³ है ना, B³ और C³ ठीक है, ये डिटर्मिनेंट मान लो निकालना है। अब इसको कैसे हल करेंगे? सेम प्रोसेस, R1 गोज टू
R2 गोज टू R2 माइनस R1 और R3 गोज टू R3 माइनस R। वही तरीका है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। एक फायदा होता है स्क्वायर क्यूब का, यहां से ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगती है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे 0, यहाँ पे बी माइनस ए, यहाँ पे सी माइनस ए, यहाँ पे 0, यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और अब इसे हल कर ले। ये फॉर्मूला बोलो इसका, 1a क्यूब है ना, 0 0, यहां पे तो b माइनस ए आया, यहां पे आया b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पे आएगा c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, है ना, और यहां पे आएगा c माइनस ए। अब आप वापस वही काम करो, यहां से b माइनस है, यहां से c माइनस है। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आपको भूल गया है तो यार ये याद रखना पड़ेगा, मतलब ये इसके लिए तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा ना, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। अरे सर फॉर्मूला याद कर लेते हैं सर, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हमें यार फॉर्मूला बचपन से ही घोट के पिला दिया जाता है सारे सूत्र याद होते हैं, सारे सूत्र याद होते हैं हमें, है ना, बहुत बढ़िया। b माइनस ए बाहर लिया और c माइनस ए बाहर लिया, है ना, और अंदर बच गया 1 0 0 a 1 1। अच्छा, यहाँ 1 कैसे बचेगा, गधा हो क्या यार, b माइनस ए से भाग दो 1 बचेगा ना यार। सर बचेगा, 1 बचेगा, और c माइनस ए से भाग दोगे तो भी 1 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे हो गया a क्यूब, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब आप चाहो तो इसमें घटा दो, मतलब अब आप चाहो तो यहां से C1 से प्रसार कर लो, C1 से प्रसार करने पर इसके आगे आप खुद कर लेंगे, ठीक है, यहां से आप खुद कर लेंगे C1 से प्रसार करने पर। अच्छा, अगर कोई बोले कि नहीं सर मुझे अभी प्रसार नहीं करना, मुझे अभी और इसको छेड़ना है, छेड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप घटा सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने प्रसार ही कर दिया, b माइनस ए लिखा, यहाँ पे लिखा c माइनस ए, और अब बताओ क्या आएगा सर, 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा देखो क्या कुछ कट रहा है क्या, यस सर, ए स्क्वायर चल बसेगा, ए स्क्वायर चल बसेगा ना, बिल्कुल चल बसेगा सर, और जिंदा क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी बच जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी बच जाएगा, यानी कि मेरे को मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, यानी कि अगर मैं यहां से कुछ कॉमन लेता हूं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो ये जो बचा है वैल्यू, ये मुझे मिला है ऐसा, बी माइनस है इंटू सी माइनस है इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है देख लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस का ए बी, प्लस का ए सी माइनस का ए बी। और अब बड़ा मजा आने वाला है, क्यों आने वाला है सर, आने वाला है, बस देखो तो सही यार, समझ तो नहीं आ रहा कुछ भी सर, आ तो रहा है सर, लेकिन बस क्या है, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है, अब नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आग जलाता है, पानी बुझाता है और झा समझाता है। इधर देखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ए सी माइनस ए बी तो ए इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी बाहर ले लो तो बी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी, अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वापस वही अरेंज करेंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों को यहां पे डाउट आ सकता है कि भाई यहां पर सर आपने वही एक प्रोसेस लगाया, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर होता, यहाँ पे ए क्यूब होता, तो भी यही सेम प्रोसेस करते तो काम हो जाता, 1a क्यूब 0 1 1। ये चीज ना, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सूत्र तो लगाने पड़ेंगे यार, बिना सूत्र के नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद ये ए स्क्वायर चल बसा तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला लगाया और ए सी माइनस ए बी में लगाया, काम हो गया, समझ में आ गया सर, आ गया, एकदम आ गया सर, जान दो आगे, जान दो, ठीक है, जान दे, यस सर, प्लीज सर जान दो आगे। चलिए एक और सवाल है, ये सवाल बड़ा डेडली सा लग रहा है, लग तो रहा है सर, लेकिन हमें पता है कि हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यार सर, कोशिश करेंगे, कुछ तो करेंगे, कोई तो उपाय होगा,
अच्छा उपाय होगा, कोई बात नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है। मुझे एक चीज नजर आ रही, पता है क्या, जो तुम्हें नजर आ रही है क्या सर, हमको भी आ रही है वैसे, क्या ये चीज अगर आप R1 में है ना, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ दो तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्यों सर? अब देखो तो सही, समझो तो सही। आपको जब आंसर में दिया होता है ना सबसे अच्छी चीज कि इसको ये सिद्ध करना है, तो मुझे पता है कि A+B+C कहीं से लाना पड़ेगा और कॉमन लेना पड़ेगा। तो कहां से लाऊंगा? जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, आ गया? यस सर, आ तो गया सर, मजा तो आ रहा है, गजब सर, वाह मजा आ गया। अच्छा अभी रुक जाओ यार, अभी तो और बाकी है, रुको अभी सब्र करो, है ना। A+B+C, यहां भी A+B+C, यहां पे क्या हुआ, यहां पे 2B, यहां पे B-C-A, यहां पे 2B, यहां पे 2C, यहां पे 2C और यहां पे C-A-B। बेटा ये कॉमन दिख रहा है तो मैं इसको उठा लूं क्या? उठा लो सर, प्लीज उठा लो सर, उठा लो सर, देर मत करो, बिल्कुल उठा लें। अच्छा उठा लेते हैं, A+B+C उठा लिया, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा सर 1। अच्छा कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पता है कैसे कह सकते हो सर आप, मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस करी है ये चीजें इसको कॉमन लेने के बाद 0 0 0 रख देंगे यहाँ पे। बच्चे यार मतलब कुछ भी करते हैं, ये B-C-A होता है, 2B होता है। अगर तुमने भी कभी ऐसी हरकत करी है तो पक्की बात है तुम मुस्कुरा रहे होगे मंद ही मंद ये 2C है और ये हो गया C-A-। इस स्टेप के बाद मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मतलब यहां तक तो मैंने चलो एक बार निकाल लिया, एक बार और निकालना पड़ेगा कॉमन। हाँ सर सही कह रहे हो, बात तो आपकी सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो 0 बना देते हैं, फिलहाल कुछ नहीं हो रहा तो 0 बना देते हैं। C2 में C2 - C1 कर दिया और C3 में C3 - C1 कर दिया। ऐसा कर देते हैं, 0 बना लेते हैं भाई, यहाँ पे 0 बना लेते हैं, यहाँ पे भी 0 बना लेते हैं। वैसे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा, पर ऐसा कर देते हैं शायद कुछ अच्छा हो जाए। 1 2B और 2C। अच्छा 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, और B-C-A - 2B, मैं यहां लिख देता हूं B-C-A - 2B, ठीक है। और यहाँ पे 2B - 2B 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। वाह सर इतने सारे 0 सर, मतलब ये क्या है, ये भी 0 हो गया और ये हो गया C-A - B - 2C। सर ये तो मजा ही आ गया। देखो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2B, यहाँ पे आएगा 2C, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -B - C - A। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मैं सही हूं ठीक है। तो माइनस का A+B+C, ये 0, ये 0, ये वाली वैल्यू भी आएगी माइनस का A+B+C। और सर ये तो क्या हो गया, कमाल हो गया, ये तो कमाल ही हो गया, आंसर आ गया आंसर आ गया, मतलब अभी आंसर आया नहीं है, आ ही जाएगा क्योंकि आंसर रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाला है। अब देखो ये बहुत मजेदार हो गई, ये खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। ये वाली चीज ना क्या की मैंने, R1 से इसको मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया ताकि ये जो R1 है ना, ये वाली चीज, ये यहां से R1 से प्रसार कर लिया। तो R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, ठीक है, R1 से प्रसार करने पर क्या होगा? R1 से प्रसार करने पर सर, R1 से प्रसार करने पर आप ये देखिए कि जो 1 वाली चीज है ना, ये तो 0, ये तो 0, ये खत्म हो गया, ये कहानी इन दोनों को गुणा किया तो A+B+C का होल स्क्वायर आ जाएगा। A+B+C पहले है और बाद में है A+B+C का फर्क, ये मेरा आंसर आ गया। यानी कि मेरा उत्तर जो आया वो आया A+B+C का होल क्यूब। कोई डाउट नहीं सर? कोई भी डाउट नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है कि A² + 1 AB, ये बढ़िया सवाल है, ये इम्तिहान में आ सकता है, मतलब है ना, इस टाइप का सवाल आ सकता है। और एक ऐसा डिटर्मिनेंट का सवाल सैंपल पेपर में भी दिया है इसी टाइप का है, तो वो आ सकता है, मतलब है ना, ऐसा 5 नंबर का सवाल आ सकता है। तो अब ये सवाल देख के ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि यार ये आसानी से हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल लग रही है कि भाई हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में हमने एक काम किया, हमने ना यहां से A उठाया और यहां से A उठाया, ठीक है। A उठाया R1 से और C1 से, B उठाया R2 से और C2 से, और C उठाया R3 से और C3 से। उससे क्या हुआ,
सर समझ में नहीं आया, फील नहीं आई, कोई बात नहीं, रुक जाओ, एक बार और समझाता हूं मैं, है ना, क्योंकि आग जलाता है, पानी बुझाता है और झा समझाता है। देखो ए स्क्वायर, ए कॉमन लो, यहां से ए उठाया, ये खत्म हो गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये ए प्लस 1/a आ गया, ठीक, ए प्लस 1/a, ठीक है। अच्छा अगर दोबारा यहां से ए उठाओगे तो ये ए गायब, ये ए गायब, यहां से एक बार और डिवाइड हो, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 दो बार ए से डिवाइड हो रहा है, एक बार डिवाइड हुआ फिर से एक बार डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/a स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज होने वाली है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आने वाला है। ए इधर से ए इधर से तो ए स्क्वायर आ गया, बी इधर से बी इधर से बी स्क्वायर, सी इधर से सी इधर से सी स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 1 प्लस 1/a स्क्वायर, 1 और 1, ठीक। यहां पे आएगा 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे 1 प्लस 1/b स्क्वायर, यहां पे 1 और यहां पे 1 प्लस 1/c स्क्वायर, ठीक। लेकिन सर अभी ना कुछ जुगाड़ नहीं लग पा रहा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1 बना दे या क्या कर दे, या सॉल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं। अच्छा कुछ मत करो, एक काम करो, ए स्क्वायर को अब कॉमन लिया था, बोले ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बोल रहा है मेरा ए स्क्वायर मुझे लौटा दो, प्लीज लौटा दो, लौटा दो भाई। यहां गुणा कर दो ए स्क्वायर का कॉलम 1 में, ए स्क्वायर का गुणा करो C1 में, बी स्क्वायर का गुणा करो C2 में, और सी स्क्वायर का गुणा करो C3 में, कर दो बेटा। इसका ए स्क्वायर इसको वापस दे दो बेटा, प्लीज प्लीज दे दो, मत इसके साथ नाइंसाफी करो, चलो दे देते हैं भाई। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1, यहां पे 1 से ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर गया ऐसा, बी स्क्वायर आया तो यहां पे बी स्क्वायर आएगा, यहां पे 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहां पे बी स्क्वायर आएगा, यहां पे सी स्क्वायर आएगा, यहां पे 1 प्लस सी स्क्वायर आएगा, यहां पे 1 प्लस सी स्क्वायर आएगा, सॉरी यहां पे सी स्क्वायर आएगा, यहां पे 1 प्लस सी स्क्वायर आएगा। कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका? सर कोई भी शंका नहीं है आसान है, जोड़ दिया, गुणा कर दिया, खत्म हो गया। अब तुम्हें फील आ रही होगी, आने लगी ना फील, सर आने लग गई सर, कैसे? अब बस कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ दो, C1 C2 C3 को जोड़ दो, काम हो जाएगा। C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर जोड़ना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, और इधर आएगा बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस सी स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां के आगे हमें अगले ही स्टेप पे आंसर मिल पाएगा, क्योंकि अभी तो आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, बस देखते रहो, शांति से देखो बस। ठीक है सर, एकदम शांति से देख रहे हैं सर, मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें, बड़ा सुकून मिलता है, और आराम से फोकस होकर दिमाग को एक ही तरफ रख के पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपका दिमाग चारों तरफ भटकेगा तो बड़ा मुश्किल है ना। ठीक है, अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन उठा लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन उठा लो, यहां से खत्म, कहानी हो गई खत्म। ये बचा 1, ये बचा 1, ये बचा 1, ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर, ये आ गया सी स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस सी स्क्वायर। जीरो बनाना है, बना दो बेटा, जीरो बना दो बेटा। यहां से ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, तो R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, मतलब इस सवाल का काम हो जाएगा। ठीक है, R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिए, ये आएगा 1, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। अच्छा, ये 1 माइनस 1 0, ये 1 और ये सी स्क्वायर, और ये 1, ये बी स्क्वायर, और ये 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर। अब क्या इसे हटा सकते हैं? सर हटा दीजिए ना, अब इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत थी, मिल चुकी है। ठीक है, अब बस काम हो गया, यहां से खोल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से मौजूद है ना, ये मत करना कि इसको भूल मत जाना, ये बोल रहा है कि मुझे मत भूलो प्लीज। ठीक है, नहीं भूलते आपको, कोई बात नहीं, यहां से खोल दो। ठीक है, यहाँ पे 0, अरे यार यहाँ पे 0 आएगा, 0 सी स्क्वायर नहीं आएगा, तो हमने R2 से प्रसार कर दिया, R2 से प्रसार कर दिया। ठीक है, जैसे ही R2 से प्रसार करेंगे काम हो जाएगा इसका। कैसे हो जाएगा सर? देखो ना यार,
यहाँ पे आएगा प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो 1 से खोल दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके साथ 1 लिखा हुआ है, और इसके साथ 1 से खोल दिया इंटू, ये 0 है, ये भी 0 है, 1 से खोला ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, और ये सॉरी ये वाली वैल्यू 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, ये खत्म ये खत्म, तो 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, अभी तक तो सारी बातें चिल हैं। बहुत बढ़िया, तो डिटर्मिनेंट का ये वाला सेक्शन खत्म होता है, हमें जो चीजें चाहिए थी वो आसानी से आ जाएंगी। आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये छोटा सा हेडिंग है, अपने को बस पढ़ना है कि मान लो कोई त्रिभुज है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, ये दिया है x1 y, और ये दिया है x2 y2 है ना, x2 y2, और ये दिया है x3 y3, x3 y3, ठीक है। तो एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है, एरिया वो होता है हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3, ये आंसर होता है एरिया। ये डिटर्मिनेंट के रूप में एरिया मिलता है। अब ये जो एरिया होता है ना, ये नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। मान लो -2 आ गया, तो ऐसा थोड़ी है ना कि किसी त्रिभुज का एरिया -2 आएगा, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है इसके ऊपर वो ये आता है कि अगर 3 बिंदु संरेखी है, 3 संरेखी है ए बी सी, ये क्या है संरेखी है, संरेखीय है, तो डेल्टा बराबर 0 होगा। ये डेल्टा होता है, एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा बराबर 0 आता है। अगर डेल्टा 0 आ गया है ना इन 3 बिंदुओं से, तो आंसर क्या आएगा, ये एरिया जो आएगा इसका वो 0 आ गया, मतलब तीनों के तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे। ये पक्की बात होंगे, यस सर पक्की बात। ए बी सी, अच्छा अब क्या करें सर, अब तो कुछ मत करिए, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया है a कॉमा बी प्लस सी है ना, और ये दिया है b कॉमा सी प्लस ए, और ये दिया है c कॉमा ए प्लस बी है ना। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया। डेल्टा निकाल लेते हैं, 1/2 गुणा, बताइए क्या आएगा सर, यहां आएगा a b प्लस सी, x1 y1 1, b c प्लस ए 1 और c a प्लस बी और 1, ठीक यही आएगा सर, बिल्कुल सही है यही आएगा। अब इसे हल करना है यार, तो हल करने के लिए बोल रहा है ये 0 आएगा, ये बताना है आपको, ये 0 आएगा ये बोल रहा है। अब यार ये तो मुझे नहीं पता 0 आएगा या नहीं आएगा, मैं चेक करूंगा। अच्छा मैं अगर कभी C2 में C2 प्लस C1 कर दूं, या C1 में C1 प्लस C2 कर दूं, एक ही चीज है। यहां पे ए बी सी है, यहां पे आएगा a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहां भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये 1 ये 1 ये 1, क्या ये 0 आएगा, दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा सर, एकदम से तो नहीं समझ में आ रहा है कि 0 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 0 ही आएगा। कैसे सर आग जलाता है, पानी बुझाता है और झाग समझाता है, तो देखते हैं कैसे आएगा। इसको बाहर ले आओ बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लो, काम ही हो गया खत्म। a b c 1 1 1, ये 1 1 1, अब क्या 0 आएगा बोलो, अब तो आएगा ना, अब तो आएगा, आएगा सर आएगा, बिल्कुल आएगा, जान दो, ठीक है समझ गए 0 आएगा। ये प्रपोर्शनल भी होते हैं तो भी 0 आता है। प्रपोर्शनल का मतलब अनुपात सेम हो, इनके अनुपात 1 1 1 है, इनके अनुपात 1 1 1 है, 1 2 3 अनुपात होते हैं, यहां 1 2 3 होता तो भी 0 आता, अनुपात सेम होने चाहिए, तो 0 आएगा आंसर। ये एक क्वेश्चन था, हमने कर लिया एरिया वाला। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन अब मान लो साइन थीटा कॉस थीटा में भी देता तो भी हम कर लेते, कौन सी बड़ी बात, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आव्यूह का सेकंडज। यहां से हमें मैट्रिक्स की बात शुरू होती है ना, मैट्रिक्स की बात शुरू होती है। बोल रहा है आव्यूह का सेकंडज निकालना है। आव्यूह का सेकंडज क्या होता है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। सेकंडज आव्यूह का अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स किसी ए के लिए वो होती है सेकंड आव्यूह, क्या कहते हैं उसको, सेकंड आव्यूह।
सेकंड अवयव, इसको हम मैट्रिक्स को सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी, थोड़ी देर के लिए सी मान लेते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखी है ऐसी, ये मान लो कुछ ऐसा लिखा है A11, A12, A13, है ना, ऐसा लिखा है मान लो, या चलो मैं 2x2 वाली मैट्रिक्स से ही बताता हूं आपको, ये A21 और ये A22 लिखा है। ठीक है, ठीक है, यस सर, पक्की बात है। अच्छा, अब इसका मैंने सी लिखा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है इसका C11, इसका कोफैक्टर ये लिख दिया, इसका सहगुणन सहखंड इसका लिख दिया मैंने A1, C11, ये C12, ये C21 और ये C22, ऐसा लिखते हैं। लिख सकते हैं? लिख दिया सर। अब जो एडजॉइंट ए होती है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट मतलब सहखंड अवयव, एडजॉइंट ए वो होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का परिवर्त, इसका ट्रांसपोज, परिवर्त, ठीक है, परिवर्त होता है। अब आपको मजा आएगा एक्चुअली इसका ना, ये इसके लिए एक कारण होता है, इससे ना बहुत फायदा होता है। जरा देखते हैं क्या फायदा होता है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, सी ट्रांसपोज एडजॉइंट ए लिखा जाएगा, एडजॉइंट ए डीजे ए, ये आएगा सी ट्रांसपोज, बोले तो ये आएगा C11 C12 और C21 C22। अब अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए और सी को ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। बताते हैं, यहां पे आएगा A11 A12 A21 A22। इसके साथ अगर मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स का गुणा किया, मान लो गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें? C11 C12 C21 C2, C11 C12 C21 C22, गुणा करते हैं, करिए गुणा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ सर? ये इसके साथ जाएगा, 7 बनेगा, सुतलका गया उठलका के साथ लेके सूत गया, तो ऐसा ही आएगा। तो ये आएगा A11 C11 प्लस A12 C12, बहुत बढ़िया। ये आएगा A11 C21 प्लस A21 C22। आपको इसी दिन के लिए तो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फिर से वापस A21 C11 C11 प्लस A22 C12, यहां पे बताओ A21 C21 प्लस A22 A21 है ना, A21 था, A11 A12 था, यहां पे A12 C22 A12 C22 A22 C22। अब आप अगर समझदार हैं, सर हम तो हैं, आप बताओ क्या बताना है, क्या समझना है। देखो, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि किसी अवयव को के किसी भी मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स के या किसी भी डिटर्मिनेंट के जो रो है, किसी भी रो को उसके करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दिया जाए, संगत कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो ये डिटर्मिनेंट देता है। ये वाली वैल्यू 0 आएगी क्योंकि A11 इस वाले को इसके कोफैक्टर से गुणा किया गया, C21 C22 दूसरे रो के, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये आएगा डेल्टा ए, ये भी डेल्टा ए आएगा। यानी कि ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी है, डेल्टा ए 0 0 और डेल्टा ए, यानी कि डेल्टा ए गुणा किया गया है पूरी मैट्रिक्स में, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1। इसका मतलब आंसर आ रहा है डेल्टा ए इंटू आई। ये 3x3 में भी यही होगा। जब आप पहली बार में करोगे तो डेल्टा ए आएगा, दूसरी बार में 0 आएगा, तीसरी बार में फिर 0 आएगा। इसी तरीके से यहां भी 0 आएगा, यहां पे अगले वाले में आ जाएगा, उसके अगले वाले में फिर से 0 आएगा। तो 3x3 में भी ऐसा ही होता है, एकदम हूबहू ऐसा ही होगा। इसका मतलब हमें एक बड़ी अच्छी चीज मिली, क्या मिला कि ए गुणे एडजॉइंट ए गुणे एडजॉइंट ए बराबर डेट ए इंटू आई, ये मिला। अब आई का जो ऑर्डर है ना, आई का जो ऑर्डर है, क्रम है ना, वो ए के बराबर होगा। ठीक है, ए के क्रम के बराबर होगा। अब ए का क्रम n है तो आई n क्रम की होगी। ए का क्रम कुछ और है, मतलब 5 है 7 है तो 7 होगी, 8 है तो 8 होगी, 10 है तो 10 होगी। ठीक है ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, जान दो आगे, जाने दे आगे सर, प्लीज सर जान दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बोल रहा आई ऑर्डर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डेल्टा ए इंटू आई। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक अभी मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया नहीं। अभी मैं एक सवाल बताऊंगा,
जिसमें सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, जिसमें एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये हमने एक बात पढ़ ली कि भैया एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, सहखंड अवयव होता क्या है, ठीक, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना पड़ता है, उसके बाद मुझे निकल के आती है ये मैट्रिक्स। ठीक है, यस सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े प्लीज सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने निकाला नहीं है ना, अभी मैं निकाल के बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जरा एक और चीज पे ध्यान देते हैं ना, इस वाली चीज को हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। हम एक बार, ठीक है, यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। इनवर्स, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है। a इंटू बी प्रतिलोम कब निकल पाता था, जब ए बी बराबर बी ए हो जाता था, बराबर आई हो जाता था। एक बात मैंने मैट्रिक्स के लेक्चर में आपको समझाई थी कि सारी मैट्रिसेस के इनवर्स निकाल पाना संभव नहीं है ना, सारी मैट्रिसेस के इनवर्स निकाल पाना संभव नहीं है। कुछ ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिनके इनवर्स नहीं होते। अब जरा देखते हैं, ए बी और बी ए बराबर आई होता है तो बी बराबर ए इनवर्स होता है, तो बी बराबर ए इनवर्स होता है, बी बराबर ए इनवर्स होता है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आप जरा ध्यान देना, आपने ए को उसके एडजॉइंट से गुणा किया, ए को उसके एडजॉइंट से गुणा किया, कर दिया गुणा सर, बिल्कुल गुणा कर दिया। ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए गुणा किया तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। सर हमें मिलेगा डेट ए इंटू आई, मिलेगा आई, चलो बहुत अच्छी बात है, मिलेगा ना, पक्की बात है। मान लेते हैं यदि डेट ए नॉन जीरो है, यदि डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए को भाग दे दिया डेट ए से और यहां लिख दिया आई। ओ, तो ये मैट्रिक्स बी हो गई, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एडजॉइंट ए गुड़े ए बराबर आई इंटू डेट ए इंटू आई, यहां पे डेट ए इंटू आई और डेट ए नीचे ले जाओ तो वापस यही काम होगा, एडजॉइंट ए बटे डेट ए गुड़े ए बराबर आई, यानी कि ये हो गया बी इंटू ए बराबर बी इंटू ए बराबर, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बटा डेट ए बी हो गया, एडजॉइंट ए बटा डेट ए ये वापस बी हो गया, यानी कि ए इनवर्स जो है, जो ए इनवर्स है मैट्रिक्स का व्युत्क्रम है या प्रतिलोम है, वो हमें कैसे मिलता है, ए इनवर्स की परिभाषा होती है एडजॉइंट ए बटा डेट ए, ये ए इनवर्स होता है, इसे याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। कब होता है, कब निकल पाता है, जब डेट ए जीरो नहीं होता है तब हम इनवर्स निकाल पाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम है ना, एक नाम है इस मैट्रिक्स का, जो मतलब डेल्टा ए जहां पर जीरो होता है तो उसको कुछ कहते हैं, डेल्टा ए नहीं जीरो होता है तो उसको कुछ कहते हैं। तो फिलहाल हमें यह समझ में आ गया कि डेल्टा ए नॉन जीरो रहेगा तो ही इनवर्स निकाल पाएंगे, वरना इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब इनवर्स कब पॉसिबल है, इनवर्स कब संभव है, इनवर्स कब संभव है, यदि डेल्टा ए नॉन जीरो हो, मतलब जिन भी मैट्रिसेस में इनवर्स निकाल पाना संभव है उसका डेल्टा ए नॉन जीरो होगा। सर ये तो आपने यहां समझा दिया, अगर मान लो इम्तिहान में सवाल आया और बोले कि हमें पहले वाले जो प्रारंभिक सिद्धांत है उससे प्रूफ करके बताओ, उससे सॉल्व करो और बताओ कि इनवर्स आएगा नहीं आएगा, वो कैसे होगा। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप कभी ऐसे लिखते थे ना, ऐसे करके ए इंटू ए बराबर ए इंटू आई, या ए बराबर आई इंटू ए लिखते थे, आई इंटू ए लिख लेते, चलो ठीक है, ए इंटू आई भी लिख सकते थे, ऐसा लिख लिया चलो, है ना, वो रो और कॉलम के हिसाब से ए बराबर आई ए लिखा। आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यदि कहीं पर हर एक एलिमेंट, हर एक किसी भी एक रो में यदि सब में जीरो आ जाए, किसी भी एक रो में यदि सारे वैल्यूज जीरो हो जाए तो नॉन इन्वर्टिबल आएगा, तो आएगा नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। यदि आपने ऑपरेशन लगाते गए लगाने के बाद एंडिंग में यहां पे सब में जीरो आ गया तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ये पक्की बात है। क्या होगी, नॉन इन्वर्टिबल। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कैसे। जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिखी ए, मान लो ये 1 1 2 2,
ये मैट्रिक्स लिखती है। अब इसका डेल्टा तो 0 आ रहा है, दिख रहा है, तो इसको हमने लिखा ए बराबर आई इंटू ए बराबर ए आई लिख दिया, चलो है ना, ऐसा लिख दिया, ठीक है, आई इंटू ए लिख लेते हैं, ठीक, ए इंटू आई लिख लेते हैं। ए को लिख दिया 1 1 2 2, ठीक है, और यहां लिख दिया, यहां पे ए लिख दिया, ऐसा ही लिख लो, चलो ये हो गया 1 1 2 2, ठीक है, अरे 1 1 2 2 नहीं, 1 1 0 0, ठीक है, यहां पे आ गया 1 1 0 0, ठीक, और यहां पे आ गया ए। अब अगर आपने ऑपरेशन लगाया R2 गोस टू R2 माइनस R1 इसको 0 बनाने के लिए, तो साथ के साथ क्या होगा, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे तो यहां पे 0 आ गया, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल नहीं, नॉट इन्वर्टिबल। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि बताना था ना कि भाई इन्वर्टिबल कब होगी, ये चीज आपको समझ में अब आ गई होगी। अच्छा ये बात है, इसका डेल्टा 0 आ रहा है, डेल्टा 0 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं आएगी, ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं है सर? कोई समस्या नहीं है। अरे कॉलम ऑपरेशन लगाना होता तो वैसे भी देख सकते थे ना, कॉलम ऑपरेशन लगा करके भी, भाई C2 में C2 माइनस C1 कर दो, तब भी 0 0 आ जाएगा। या तो सारे कॉलम 0, मतलब किसी भी एक कॉलम में सारे अवयव 0 हो जाए, या किसी भी एक रो में सारे अवयव 0 हो जाए, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं। यही चीज इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है, व्युत्क्रमणीय, ठीक है, का मतलब होता है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर अंग्रेजी में। और अव्युत्क्रमणीय होता है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है, का मतलब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर अवयव, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अगर डेल्टा ए नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और अगर डेल्टा ए 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी कि अव्युत्क्रमणीय है, नॉन इन्वर्टिबल है। इनवर्स निकाल पाना संभव नहीं है, आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं संभव है ना। एक कायदे की बात तो यही है कि संभव नहीं है इनवर्स निकाल पाना। तो अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय समझ गए सर? समझ गए सर? जान दो सर बस। अच्छा एडजॉइंट अभी निकाला नहीं है बेटा, कैसे जान दें अभी? रुक जाओ अभी ठीक है, यस सर, ठीक है, रुक जाते हैं सर। चलिए, कुछ इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लिखा है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी भी होती है और ये प्रॉपर्टी भी होती है, ये तो आपको पता ही प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं। चलो मैं ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करता हूं, पहली वाली। दूसरी वाली तो शायद ना आए आपको, चलो मैं दूसरी भी प्रूफ कर देता हूं। पहली वाली अगर प्रूफ करनी हो तो ए बी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है सर? आई मिलता है, आई मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने ए इनवर्स से गुणा कर दिया। अच्छा, अब मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव है, यानी कि ऐसा लिख दे, ये लिख दिया ए इनवर्स गुणे आई, ये हो गया आई, आई इंटू बी वापिस बी हो गया, ये हो गया ए इंटू बी होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स, केवल ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स, फिर वापस बी इनवर्स, तो बी इनवर्स गुणे बी बराबर ए बी का होल इनवर्स, ये हो गया बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स, ये वापस ए हो गया, आई हो गया, तो जैसे ये आई हो गया तो ये हो गया ए बी इनवर्स, ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ज्यादा बातें नहीं करेंगे अपन इसके बारे में, केवल इतनी चीज सीख लेते हैं क्योंकि यहां से सवाल आने का चांस कम है, बट फिर भी आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये बात सीख ली कि भाई ठीक है, इसको प्रूफ करने को आ जाए तो कैसे कर लेंगे। ये एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट वाली बात भी मैं बता देता हूं, है ना। हालांकि बहुत ज्यादा लोड नहीं लेनी उसकी आपको, अगर छोटा सा सवाल आया तो हो जाएगा, वरना कोई बहुत बड़ा सवाल उस पर पूछेगा नहीं। एडजॉइंट ए को आपने ए से गुणा किया, इसके लिए आपको ना एक बात जाननी पड़ेगी। मान लो कोई मैट्रिक्स ए बी बराबर कुछ भी है, मान लो कोई मैट्रिक्स सी है, ये सब वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसा समझो, ए बी जो है उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये डेट ए इंटू डेट बी लिख सकते हैं, ये बात आपको जाननी पड़ेगी।
ये याद रखिएगा कि ए बी अगर कोई मैट्रिक्स का गुणा किया है और डिटर्मिनेंट लगा दिया तो डिटर्मिनेंट दोनों पे अलग अलग लगा के गुणा किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैट्रिक्स के ऊपर पूरे पे डिटर्मिनेंट लगा दिया तो बराबर डेट ए इंटू डेट बी होता है, ठीक, ये बात याद रखें। यहां से रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। एडजॉइंट ए को ए के साथ गुणा किया और लिख दिया डेट ए इंटू आई, डेट ए इंटू आई। डेट ए मान लेते हैं कोई संख्या के, मान लेते हैं ये कोई संख्या के, मान लो प्रूफ करने के लिए आ जाए तो मान लेते हैं ये के है, तो ये हो गया के इंटू आई, के इंटू आई। ये 3x3 की मैट्रिक्स है बेटा। मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया, दोनों तरफ ए के साथ एडजॉइंट ए के पास डिटर्मिनेंट लगा दिया। जैसे ही डिटर्मिनेंट लगाऊंगा डेट ए अलग हो जाएगा और डेट ऑफ एडजॉइंट ए अलग हो जाएगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। ये अलग अलग हो गया, यस सर। ये आ गया के की घात 3 इंटू डेट ऑफ आई। डेट आई हमेशा 1 होता है, याद रखना। डेट आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सर्वदा 1 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये 1 आ गया। कौन सी वाली आइडेंटिटी, मतलब कौन सी वाली सर? वो स्क्वायर वाली है ना, उसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये के क्यूब हो गया। के मतलब ये है डेट ए इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डेट ए की घात, अच्छा अभी मैंने 3x3 लिखा था ना, एक काम करो ना n×n लिख लो, क्योंकि ऑर्डर n है ना, तो n×n लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा k की घात n, n×n, तो k की घात n इंटू डेट आई की वैल्यू 1, तो ये डेट ए की घात n, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा? ये संख्या और ये संख्या n-1 हो गया, डिवाइड में जाएगी। इसका मतलब एडजॉइंट ए का डेट बराबर डेट ए की घात n बटा डेट ए, यानी कि डेट ए की घात n-1। यहां से आ गया। अब कभी इसके ऊपर कोई सवाल आए, ऐसे तो मुश्किल है, कभी कोई सवाल आए छोटा सा, तो ये दिया हुआ है, डेट ए दिया हुआ है, बोले डेट एडजॉइंट ए निकालो, आपको n की वैल्यू पता है 5 है या 6 है या 10 है, कुछ भी दी हुई है, ऑर्डर कुछ भी दिया हुआ, निकाल सकते हो ना। हालांकि हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने के लिए ज्यादा काम की नहीं है ये, है ना। काम का ये है, सवाल इसके ऊपर आता है, आने का चांसेस यही है कि हो सकता है सवाल एक, तो मुझे मतलब मेरी जो पर्सनल फीलिंग ये कह रही है कि एक सवाल तो इसके ऊपर आ ही जाएगा, है ना। 8 नंबर का ही आएगा तो, है ना सीधा 8 नंबर का, बोले अब सॉल्व करो इसको। ये है कि एक मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का उपयोग करके रैखिक समीकरणों की प्रणाली को हल करना। कैसे हल करेंगे? प्रणाली का समाधान करना। रैखिक काम तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का यही है ना, बेसिक जो मकसद है, काम है, वो यही है कि हम इसको सॉल्व कर पाए। अगर बड़ी इक्वेशन आती है तो दिमाग में क्या है, सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, आप पेन से भी चलाओगे, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं और उससे हल करते हैं। अब हल करने के लिए देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 अचर है, सॉरी 3 चर है, एक्स वाई और सेट, एक्स वाई और सेट, एक्स वाई और सेट। तो A1 ए मैट्रिक्स ली, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3, और ये X मैट्रिक्स हो जाएगी XYZ वाली, जो इसके साथ अवयव लगे हुए XYZ। D मैट्रिक्स हो जाएगी, D की जगह हम इसको B लिखते हैं। B मैट्रिक्स हो जाएगी D1 D2 D3, क्या हो जाएगी? D1 D2 D3। अब ये समीकरण लिखा कैसा हुआ है अगर आप देखें तो ये लिखा है A को X के साथ गुणा करने पर B मिल रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए ना। इसको गुणा करोगे तो A1X B1Y C1 सेट, A2X B2Y C2 सेट बराबर D1 D2 D3। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ। अब इसके हल निकालने, हल निकलते हैं इनवर्स से। कैसे निकलते हैं सर? हल निकलते हैं इनवर्स से, ठीक है भाई। अगर इनवर्स से निकलते हैं तो निकालेंगे हल, कुछ तो करेंगे, ठीक है। करिए सर, करिए हल प्लीज, ठीक है। हल करने के लिए 3 बातें होती हैं। पहले इस बात को जानने के लिए हम ये लिखा है AX इंटू AX बराबर P, ठीक है। यदि X चाहिए मुझे, यदि डेल्टा A नॉन जीरो है तो X हमने क्या किया? A इनवर्स से गुणा कर दिया, तो X का मान आ गया A इनवर्स इंटू B, ये मान आ गया X का। यहां से जो आंसर आएगा वो हल आ जाएगा, सॉल्यूशन।
जब ए नॉन जीरो होगा तब, ए जब जीरो नहीं, डेट ए जीरो नहीं है, मतलब डेट ए डिटर्मिनेंट ए का जीरो नहीं है तो इन्वर्टिबल है, इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और आई को एक्स के साथ गुणा किया तो यही आ जाएगा। ये हल होता है, ये सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं, ए इनवर्स को बी से गुणा कर दो, पर कब गुणा कर पाओगे? जब ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स है या नहीं है, गुणा किए जा रहे हो, कैसे गुणा कर दोगे यार? ए इनवर्स तो निकालना पड़ेगा ना सर। ठीक है सर, मतलब बात में तो दम है। अच्छा ठीक है भाई। अब यदि डेल्टा ए नॉन जीरो है, यदि डेल्टा ए नॉन जीरो है तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ए का गुणा कर दिया, सॉरी नॉन जीरो नहीं, यदि डेल्टा ए जीरो है तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ए का गुणा कर दिया। किसका गुणा कर दिया? एडजॉइंट ए का, दोनों तरफ। ये हो गया एडजॉइंट ए गुणा बी। ठीक है, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ए का गुणा किया बी के साथ, एडजॉइंट ए इंटू ये क्या आता है, ये था डेल्टा ए इंटू आई आता है, और ये एक्स आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू बी आ गया। यदि ये वाला साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें, तो लेफ्ट वाली साइड तो हमेशा जीरो ही आ रही। क्यों आ रही है? डेल्टा ए जीरो दिया है ना यार, तो ये साइड तो हमेशा जीरो आ रही, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ये जीरो ही आएगी। यहां से दो केस निकल के आते हैं, कौन कौन से? यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर जीरो हो जाए तो अनंत हल, अनंत हल। अब तुम्हें यह बात की फील नहीं आ रही होगी, है ना? फील लानी है सर, बिल्कुल लानी है सर। ठीक है भाई, तो आग जलाता है, पानी बुझाता है, झा समझाता है। देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला डेट है, ये साइड, ये वाला हिस्सा हमेशा जीरो है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप एक्स वाई जेड को जो मर्जी रखना है रखो, ये जीरो है। जब ये साइड हमेशा जीरो आ गई तो ये वाली साइड लिखी है एडजॉइंट ए इंटू बी, लिखी है ना एडजॉइंट ए इंटू बी सर, लिखी हुई है। तो अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी लिखी हुई है तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर ये नॉन जीरो है, मान लो ये नल मैट्रिक्स नहीं है और ये कह रहा है जीरो है, ये वाला हिस्सा कह रहा है तुम जीरो हो जाओ मैं तुम्हें ले चलूंगा, ये कह रहा है नहीं मैं हो ही नहीं सकता, मैं तो नॉन जीरो हूं। जब ये नॉन जीरो है और ये जीरो है तो लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई तो इसका मतलब कोई भी हल नहीं निकल पाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, समझे ना? अगर ये बोल रहा है मैं तो जीरो हूं भाई, तुम्हें जो होना है हो तुम्हारी बला से, ठीक है अच्छी बात है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू अगर ये भी जीरो होती है तो आप एक्स वाई जेड को चाहे जो मर्जी रख दो, हर बार दोनों तरफ जीरो आएगा, हर बार दोनों तरफ जीरो आएगा। लेकिन अगर ये नॉन जीरो हो गया तो बोला मैं नहीं होता, जा क्या कर लोगे, ठीक है नहीं होता कोई बात नहीं, नहीं आएगा सॉल्यूशन, बोले मैं हमेशा जीरो, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। अनंत हल का मतलब आप एक्स वाई जेड को जो मर्जी उठा के रखो, हमेशा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ढंग से सुनिएगा, है ना? क्या किया मैंने, ए एक्स बराबर बी लिखा था, मैंने पहले ए इनवर्स से गुणा किया, कब किया, जब डेल्टा ए नॉन जीरो है तो कर दिया, तो ये यूनिक सॉल्यूशन, ये अद्वितीय हल आता है। क्या आता है? अद्वितीय हल, यहां से आता है अद्वितीय हल, ठीक है, और वहां से आता है कोई हल नहीं। ठीक, ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यहां से यूनिक सॉल्यूशन आ गया। यहां से अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां से आ गया कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, यहां से आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम आगे चल सकते हैं, हमको समझ में आ गया, और ये हमने दोनों केसेस दो बार डिस्कस कर ली। ठीक, अब एक सवाल करेंगे और सवाल के साथ इस लेक्चर का एंड कर देंगे। ये कहानी डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस वाली पूरी की पूरी होती है खत्म। तो 13 नंबर आपकी जेब में चले जाएंगे यदि आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो। भाई सवाल तो करना जरूरी है ना, जब तक खुद की कलम नहीं घिसोगे यार, है ना, जब तक खुद की कलम नहीं घिसोगे तब तक तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ax बराबर b, है ना, आपको ये बात पता ही होगी वरदराज के बारे में, है ना, तो वो उन्होंने बहुत मेहनत करी, और मेहनत क्या मतलब यार आप समझो ना कि चीजों को उन्होंने देखा ना कि भाई पत्थर पे
वो एक बड़ा बहुत अच्छी बात नहीं है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, है ना। रस्सी अगर कुएं से खींचते थे तो पानी तो रस्सी का पत्थर पे निशान पड़ जाता था, है ना। तो इसका वो रस्सी कितने मामूली सी और पत्थर कितना हैवी होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करते हैं, है ना, अगर आप अपने आप को डायरेक्शनली जा रहे हैं, आप उसको रास्ता दियो कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, तो 100% निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होने वाला है, सुनहरा होने वाला है। यदि आप मक्कारी करेंगे तो फिर क्या है, फिर यार ठीक है, मतलब फिर ईश्वर साक्षी है, क्या हो सकता है। अब बढ़ते हैं ax बराबर b। ये कहानी मैंने पूरी यहां बयां कर दी, ठीक है। क्या आप में से किसी को कोई शक, कोई शंका, कोई डाउट? सर कोई भी डाउट नहीं है, सारे डाउट हो गए दूर। तो क्या चले मेरे हुजूर आगे? यस सर, प्लीज आगे चलिए। अच्छा, ये सवाल है, यहां मैं एडजॉइंट भी बताऊंगा, इनवर्स भी निकालूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा इस सवाल में। एक सवाल मैं करवा देता हूं, इसमें मैं सब कुछ निकलवा दूंगा, ठीक है। सवाल दिया है कि ए दिया हुआ है ऐसा, तो ज्ञात कीजिए ए इनवर्स, ठीक है, और ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। अब ए इनवर्स आप या तो एलिमेंट्री रो वाले से लगाओ, वो तो सर कोई भी नहीं करना चाहता, तो ठीक है, हम इसको एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा कोफैक्टर आव्यूह, कोफैक्टर आव्यूह, ठीक है, यानी कि सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह लिखते हैं, ठीक है, वो आएगा सी मैट्रिक्स, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना है ना, मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं। 2 का कोफैक्टर बोलो, इसको छुपा डाला, इसको छुपा डाला, भाई 2 के लिए प्लस माइनस प्लस आएगा ना, इसको छुपा डाला, इसको छुपा डाला, बोलो 2 2 जा 4, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 0 आएगा, ठीक है सर। अच्छा 3 के लिए बोलो, 3 के लिए ये हटाया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बोलो -6 प्लस 4 यानी कि -6 प्लस 4 यानी कि माइनस का 2, और ऊपर माइनस भी लेना पड़ेगा बेटा, यानी कि +2, ठीक है। आप समझ रहे हैं कैसे निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकाल रहा हूं, कोफैक्टर निकाल रहा हूं सबके। 2 का कोफैक्टर निकाला, ध्यान से देखना, ऐसे करके -2 -4 और +4 0। 3 के लिए निकाला तो माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, जो चिन्ह इसका है, 3 2 जा 6 -6 +4, ठीक है। अच्छा आखिरी 5 वाले को इसको छुपा डाला, इसको छुपा डाला, 3 1 जा 3 -2 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब इसको भूल जाते हैं, अब इस प्लस माइनस प्लस को भूल जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस। अब इसको 3 वाले के लिए निकालेंगे, इसको छुपा डाला, इसको छुपा डाला, -3 इंटू -2 माइनस का प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 5 यानी कि 1, सॉरी यानी कि माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों, क्योंकि माइनस इसके साथ 1 आएगा माइनस का। अच्छा फिर 2 के साथ इसको छुपा डाला, इसको छुपा डाला, -4 -5 यानी कि माइनस का 9, -4 -5। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ इसको छुपा डाला, इसको सॉरी इसको नहीं, इसको छुपा डाला और इसको छुपा डाला, भाई 2 के साथ तो अपन ने कर लिया, ये आ गया, इसके साथ ये वाली छुप गई और ये वाली छुप गया, ये छुप गया और ये छुप गया, ये वाली चीज और ये वाली चीज छुप गई। तो बताओ 2 इंटू 1 +3 +3, 2 + 3 5, तो माइनस का 5, ठीक जी सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा और बताओ, और बताओ क्या होगा। अच्छा ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये खत्म कर दिया, फिर से यहां पर माइनस, सॉरी यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। अब देखो इसके लिए 1 के लिए बताओ, ये छुपा दिया, ये भी छुपा दिया, बताओ 12 - 10 यानी कि 2। अच्छा वेरी गुड, 12 - 10 तो ये इसके लिए बताओ, इसके लिए इसको छुपा डाला, इसको -8 और -15, यार ये बड़ा आ रहा है, -8 -15, तो 8 और 15 कितना होता है यार, 15 और 8 5 13 23 23, माइनस माइनस यानी कि प्लस का 23, ये माइनस है और -23 आ रहा है तो प्लस हो गया। ये वाली वैल्यू इसको छुपाया, इसको छुपाया, यहां देखो 2 2 जा 4 + 3 3 जा 9, 9 और 4 13 आएगा, माइनस का 13 नहीं प्लस का 13, ये मेरा बन गया कोफैक्टर आव्यूह। तो एडजॉइंट ए बोलो, एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज
लिख लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आ रहा है, इसका ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा। सारी चीजें सही है ना, देख लो। इसका यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 + 3 9 आएगा, 9 4 13 आ गया है ना। इसके लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 4 2 जा 8 -8 और माइनस का 15 23, तो प्लस का 23 हो गया। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा सर? कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा, इसका ट्रांसपोज अगर मैं व्युत्क्रम लूं तो ये आएगा 0 2 1 है ना, -1 -9 और माइनस का 5, और ये आएगा 2 23 और 13। थोड़ा सा वैल्यूज अजीब सी आएंगी, बट कोई बात नहीं यार, अजीब सी आएंगी तो क्या कर सकते हैं, कोई विकल्प नहीं है ना। एडजॉइंट ए निकल गया। अच्छा, अब जरा डेट ए भी निकाल लो, डेट ए भी निकाल लो, डेट ए डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका। तो हम R1 से प्रसार कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस से प्रसार कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस से। तो हमने R1 से प्रसार कर दिया, R1 से है ना, R1 से। ठीक है, R1 से लिखा, 2 के साथ तो आया 0, 2 के साथ 2 2 जा 4 -4 0 हो गया ना, -4 + 4 0 हो गया। अच्छा, माइनस ऑफ -3 के साथ क्या आएगा? -3 के साथ आएगा, फिर से देख लो ये वाली चीज, -6 और प्लस का 4, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक, अच्छा, और 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ आएगा, देख लो इधर 3 - 2 यानी कि 1 है ना, 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि ये 1 आएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई यार? 3 2 जा 6, -6 + 5 यानी कि -1 आ गया। डेल्टा ए आ गया -1। ओ, डेल्टा ए माइनस का 6 प्लस का 5 यानी कि -1 आ गया। तो अपने को इनवर्स लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स। पहले तो हम लिख लेते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स लिख लेते हैं। ठीक है, लिख दीजिए सर, लिख दीजिए। पहले तो हम ए इनवर्स लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटा डेट ए। तो डेट ए -1, तो ये हो गया एडजॉइंट ए बटा -1। ठीक, ए इनवर्स मतलब सारे अवयवों में -1 का भाग दे दो। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक, चलिए अभी हल करना है इसको। ए इनवर्स ज्ञात कर लिया हमने, चलिए अब हमें इसे हल करना है। सिस्टम को हल करना है, तो सिस्टम में ये जो मैट्रिक्स होगी ना ए, यही बनी हुई है 2 2 3 -2 3 1 2 3 1। ठीक है, -3 2 और 1, -3 2 और 1, और ये 5 -4 -2 -4 और -2, यही मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स ए है, और एक्स वाली मैट्रिक्स XYZ ले ली बराबर बी मैट्रिक्स। अच्छा, बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, बी क्या है? बी है 11 -5 और -3, ये लिखी हुई 11 -5 और -3। तो हमने x की वैल्यू लिख दी ए इनवर्स गुणे बी। अब मुझे ए इनवर्स इंटू बी निकालना है। चलिए, ए इनवर्स क्या है? 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 और -13, -1 5 और -13। इसको मुझे गुणा करना है 11 -5 और -3 से। ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है, तो आंसर 3 × 1 ही आएगा। चलिए आंसर बताना है क्या आएगा, बताते हैं। 0 × 11 0, -1 × -5 -5, -2 × 2 6 -5 यानी कि 1 आ गया। बहुत बढ़िया। अगला -22 9 5 45 माइनस का 45 45, 11 दूना 22 और 45 और 22 आ गया 40 50 60 67 और 69 है, प्लस का 69 यानी कि ये 2 आ गया। -11 और माइनस का 25, -11 -25 कितना होता है? 25 और 11 यानी कि 36, और 13 तिया 39, 39 - 36 यानी कि 3। ओ हो, ये तो कमाल ही हो गया, ये तो खट से आंसर आ गया 1 2 3। अब आप 1 2 3 रख के देख सकते हैं। अच्छा, पहले हम इसको और थोड़ा सा वो करते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या थी? एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3 1 2 3, यानी कि x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो 1 2 3, अब जरा 1 2 3 रख के चेक कर लो क्या सही निकाला है। पता लगा आंसर ही सही नहीं निकाला, बोले सर आ तो गया है लेकिन पता नहीं सही है कि गलत, देख लेते।
1 रख दो, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, तो 2 और 5 3 जा 15, 15 2 17 माइनस 6, 17 माइनस 6 11, बिल्कुल सही। 1 2 3 यहां भी रखो, 1 2 3, 1 3 2 2 जा 4, 4 3 7, और 7 और 12 गया तो माइनस का 5 आ गया, बिल्कुल सही है। 1 + 2 3 माइनस 3 2 जा 6, 3 माइनस, अच्छा ये तो बिल्कुल सही है एकदम, जाने दो डंके की चोट पे सही है आंसर। काम हो गया, आपको सब सिखा दिया ना, एडजॉइंट भी सिखा दिया ना, है इनवर्स निकालना भी सिखा दिया ना, सॉल्यूशन भी सिखा दिए है ना, सब सिखा दिए हैं, तो आप कर लेंगे ना इम्तिहान में? कर लेंगे सर, आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो फोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सवाल करके आने हैं सारे, है ना, पेपर बढ़िया करके आना है, ठीक है। यही उम्मीद आप सबकी भी होगी, यही उम्मीद हमारी भी है यार। देखो जो इंसान पढ़ाता है ना, उसकी उम्मीद सबसे ज्यादा हो जाती है कि यार कम से कम बच्चा करे भाई, हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना आपको, क्या आप अच्छा बने, अच्छे नंबर, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ठीक है। यस सर। तो भाई ऐसा है कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, और वो मैं जो मुझ में मरने को था फिर से जिंदा कर लिया मैंने। धन्यवाद। प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखें और पढ़ाई करते रहें। आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक प्लीज पढ़ते रहें, ठीक।